बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्या के साथ रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साथ हर खबर है यहां खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों का एक नंबर चैनल। नमस्कार, स्पोर्ट 1 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। तो मैदान, मेजबानी और मास्टर की कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया है। खबरों के मुताबिक BCCI ने मास्टर के लिए मास्टर प्लान बना लिया है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज किसी के लिए सौगात लेकर आई तो किसी के लिए बुरी खबर। युवी की 8 महीने बाद वापसी हुई तो कई सीनियर्स प्लेयर्स जो हैं उनकी दाल सिलेक्टर्स की मीटिंग में नहीं गली और श्रीनिवासन को अब भी राहत नहीं मिली है। इन तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर, आप बने रहिए हमारे साथ।
तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को 200वें टेस्ट के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के लिए कह दिया जाएगा। बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। खबरों के मुताबिक 200वें टेस्ट के बाद सचिन ने संन्यास के भले ही संकेत नहीं दिए हों, लेकिन बीसीसीआई ने अपना मन बना लिया है। मास्टर ब्लास्टर वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना 200वां टेस्ट खेलेंगे। ये टेस्ट मुंबई और कोलकाता में खेला जा सकता है, लेकिन क्या है बीसीसीआई का मास्टर प्लान, जरा ये देखिए। बीसीसीआई का मास्टर प्लान। सचिन की विदाई पर मास्टर प्लान। Yes, big Sunday. कौन दिलाएगा सचिन को संन्यास? क्यों डाला जा रहा है सचिन पर दबाव? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भले ही 200वां टेस्ट खेलने के बाद संन्यास लेने का कोई संकेत ना दिया हो, लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें विदा करने का मन जरूर बना लिया है। खबरों के मुताबिक बोर्ड ने सचिन की विदाई पर फैसला कर लिया है। सचिन को अब बोर्ड ही संन्यास लेने को कहेगा। सचिन इसी साल वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना 200वां टेस्ट खेलेंगे। ये टेस्ट मुंबई में होगा या कोलकाता में, इस पर फैसला होना बाकी है। लेकिन सचिन अपने संन्यास पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी इसी चुप्पी ने बीसीसीआई को एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। बोर्ड ने न सिर्फ ये तय कर लिया है कि सचिन अब संन्यास का ऐलान कर दे, बल्कि ये भी तय कर लिया है कि कौन सचिन तक बोर्ड की मंशा पहुंचाएगा। सूत्रों की माने तो बोर्ड के सिलेक्टर्स नहीं, बल्कि कोई बोर्ड अधिकारी ही सचिन को संन्यास लेने और नए टैलेंट को मौका देने का ये फैसला सुनाएगा, क्योंकि सचिन का टीम इंडिया में वो मुकाम है जो शायद किसी का नहीं। Make the most of it. Don't be in a hurry to pass judgments, because you will not see this again on a cricket field. You can see the crowd are seeing this, and there's a sudden roar. It's not a boundary that's been hit. And they're seeing the master on the Giants field. ऐसे में सचिन पर संन्यास लेने का दबाव तो डाला नहीं जा सकता। ऐसे में बोर्ड क्या चाहती है ये सचिन तक जरूर पहुंचाया जा सकता है, और इसका फैसला भी कर लिया गया है। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक साउथ अफ्रीका दौरे से पहले ही रही 2 टेस्ट सीरीज सचिन के रिकॉर्ड की खातिर ही आयोजित की जा रही है। सचिन ने पिछले 22 टेस्ट मैच में एक भी शतक नहीं लगाया है और पिछले 12 टेस्ट में सिर्फ 2 अर्धशतक जमाए हैं। लेकिन सिलेक्टर्स की दिक्कत ये है कि जब तक सचिन खुद को चयन के लिए उपलब्ध बताते रहेंगे, उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। इसी को देखते हुए अब बोर्ड सीधे उन तक संन्यास का संदेश पहुंचाना चाहता है। बोर्ड के अधिकारी सचिन को संन्यास लेने और नए टैलेंट के लिए रास्ता साफ करने के लिए कहेंगे। एन श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करने के लिए कहा है, इसलिए उस व्यक्ति का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है जो सचिन तक संदेश पहुंचाएगा। बीसीसीआई के सूत्रों का कहना है कि सचिन को 200वां टेस्ट खेलने का मौका देने के लिए ही वेस्टइंडीज का 2 टेस्ट का दौरा रखा गया है। सचिन का बल्ला चल नहीं रहा है। सूत्रों के मुताबिक उनकी ये कमजोरी अब जग जाहिर है। वहीं सचिन घरेलू परिस्थितियों में मोंटी पनेसर जैसे गेंदबाज का भी सामना नहीं कर सके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भी उनकी पोल खुल गई। ऐसे में सचिन के संन्यास को जो बहस छिड़ी है जो खत्म होगी, इसी पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। स्पोर्ट्स डेस्क, चैनल 1 न्यूज।
और साल 2011 के विश्व कप के हीरो रहे हरफनमौला खिलाड़ी युवराज सिंह की भारतीय टीम में वापसी हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज के T20 और 3 वनडे मैचों के लिए घोषित की गई इस टीम में युवराज सिंह को शामिल कर लिया गया है। लगभग 8 महीने बाद युवी का टीम इंडिया में ये दोबारा वापसी हुई है उनकी। ऐसे में युवी के सामने अपने आप को साबित करने की एक बड़ी चुनौती होगी। Looks to be fine, bit of work to do. This is a very fast outfield. Yuvraj will get a boundary. Again, he's taking it over leg. Striker of the ball is. Up his position. Look at this, from the meat of the bat, an eye on the ball till the last second and a great follow through. Again a flighted delivery from Shahid Afridi. This is good pace again outside edge. ऑलराउंडर युवराज सिंह की टीम इंडिया में वापसी कोई हैरानी की बात नहीं है। There he goes big. High and handsome. Second six from Yuvraj Singh. He's looking. Finds the man at short fine. It's through him. Well, he saw him come down and so he bowled at the spats. Good bowling, but left down. Slowing it down, but it's gone through the gap. वो अपने 13 साल के लंबे करियर में कई उतार चढ़ाव से गुजरे हैं। 6. Easy. Yes, but he's at his most dangerous T20 cricket. And look how sweetly he's timed the ball. Smack bang in the middle of the bat. The length. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक T20 और 7 वनडे मैचों की सीरीज के शुरुआती 3 मुकाबलों के लिए टीम इंडिया में उनकी वापसी काफी दिनों तक याद रहेगी। Slow pitch. This is a slower pitch. Look, it's sat up there. On one knee. It's massive. Again. 6 more. Yuvraj Singh. चयनकर्ताओं की जब संदीप पाटिल एंड कंपनी ऑस्ट्रेलियाई चुनौती के लिए भारतीय टीम चुन रही थी, तब बाएं हाथ का ये बल्लेबाज कोलकाता में था। This is a very fast outfield. Yuvraj will get a boundary. युवराज जरा भी चिंतित नहीं थे क्योंकि उन्हें अपने चयन का भरोसा था। Striker of the ball is. Up his position. Look at this, from the meat of the bat, an eye on the ball till the last second and a great follow through. Again a flighted delivery from Shahid Afridi. This is good pace again outside edge with a quicker delivery. Another boundary to Yuvraj Singh. लेकिन जब ये तय हो गया कि वो टीम में वापस आ गए हैं, उनका फोन लगातार घनघनाता रहा। Finds the man at short fine. It's through him. ये सिलसिला तभी रुका जब उनके फोन की बैटरी खत्म हो गई। युवराज ने कहा, मैं खुश हूं कि चयनकर्ताओं ने मुझ पर भरोसा दिखाया। मेरा ध्यान अब टीम के लिए अच्छे प्रदर्शन पर है। Slowing it down, but it's gone through the gap. 144 for 3. 6. Easy. Yes, and he's at his most dangerous. इस आक्रामक बल्लेबाज को जब जनवरी में टीम से निकाल दिया गया तो वो आराम से नहीं बैठे। He goes again. Make it one more. 51. Well, on this pitch, banging the ball in short is just giving the batsman extra time to pick the slow pitch. This is a slower pitch. Look, it's sat up there. 31 साल के युवराज ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। वो 6 हफ्ते के फिटनेस प्रोग्राम के लिए फ्रांस भी गए। Yuvraj Singh. And he finishes it in style. Another massive blow. युवराज ने कहा, फिटनेस प्रोग्राम ने वाकई अपना असर दिखाया। मैं अभी भी उसी दिनचर्या का पालन कर रहा हूँ। मेरा फुटवर्क और टाइमिंग सही है। बल्ले का स्विंग भी अपनी जगह दुरुस्त है। यही वजह है कि मैं वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड ए के खिलाफ रन बनाने में सफल रहा। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है। अब मैं मिले मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार हूँ। वहीं युवराज सिंह की मां ने भी अपने बेटे की इस वापसी पर खुशी जाहिर की है। लेकिन फाइटर की वापसी तो टीम इंडिया में हो गई, मगर चुनौती युवी के सामने भी बड़ी है। Striker of the ball is. Up his position. Look at this, from the meat of the. This is good pitch. Second six from Yuvraj Singh. He's looking.
अगर इस बार बल्ला नहीं चला तो फिर चयनकर्ताओं के दिलो दिमाग में शायद ही फिर युवी का नाम आएगा। 6 easy. स्पोर्ट डेस्क चैनल 1 T20 cricket. And look how sweetly he's timed the ball. Smack bang in the middle of the bat. Again. He goes again. Make it one more. 51. Well, on this pitch, banging the ball in short is just giving the batsman extra time to pick the pitch. This is a slower pitch. Look, it's sat up there. On one knee. It's massive. चलिए स्पोर्ट 1 में यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ, तुरंत लौटते हैं। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ऑलराउंडर युवराज सिंह की एक बार फिर से भारतीय टीम में वापसी हुई है। वेस्टइंडीज ए के खिलाफ सीरीज में इंडिया ए के सदस्य युवराज सिंह सर्वाधिक रन बटोरने वाले खिलाड़ियों में रहे। उन्होंने 3 मैचों में 224 रन बनाए, जिनमें 1 शतक और 1 अर्धशतक भी शामिल है। इसके अलावा इस खब्बू बल्लेबाज ने चैलेंजर्स ट्रॉफी में भी इंडिया ब्लू की तरफ से अर्धशतक लगाया। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रदर्शन के पैमाने के आधार पर युवराज सिंह की वापसी हुई है। चेन्नई में बैठक। सिलेक्शन पर चर्चा। गंभीर और सहवाग का पत्ता गुल। Extraordinary, incredible. कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से निजात पाने वाले युवराज सिंह को आज आखिरकार वो बड़ी सौगात मिल गई जिसकी आस वो लंबे समय से लगाए बैठे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 T20 और 7 वनडे मैचों की सीरीज के पहले 3 मैचों के लिए भारतीय क्रिकेट चयनकर्ताओं ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। टीम में भारत के स्टार बल्लेबाज युवराज सिंह की लंबे अरसे के बाद वापसी हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 अक्टूबर से 1 T20 और फिर उसके बाद होने वाली 7 मैचों की लंबी चौड़ी वनडे सीरीज के पहले 3 वनडे मैचों के लिए भारतीय टीम का आज ऐलान किया गया। This is Yuvraj unleashed. टीम में जिस खिलाड़ी की वापसी को लेकर सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे वो थे युवराज सिंह। जिन्होंने वेस्टइंडीज ए के खिलाफ इंडिया ए की कमान संभालते हुए 4 दिवसीय गैर आधिकारिक टेस्ट में 1 शतक और 1 अर्धशतक जड़ा था। उसके बाद एनकेपी साल्वे चैलेंजर ट्रॉफी में भी एक धुआंधार अर्धशतक जड़कर
चयनकर्ताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। युवी ने फ्रांस में मशहूर ट्रेनर टिम एक्स्टर के साथ एक कठिन ट्रेनिंग सत्र को पूरा किया है और वो लय में लौटते नजर आए, जिसका नतीजा भी अब सकारात्मक ही रहा और चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम में जगह दी। हालांकि युवी ने आखिरी बार साल की शुरुआत में जनवरी में धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच खेला था। युवी को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और जिम्बाब्वे सीरीज के लिए भी टीम से बाहर रखा गया था। चयनकर्ताओं ने टीम चयन में कोई बड़ा सरप्राइज एलिमेंट नहीं रखा। इसके अलावा बल्लेबाजी में चयनकर्ताओं के लिए ज्यादा सिरदर्दी नहीं रही। जिम्बाब्वे दौरे से विश्राम लेने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली इस टीम में शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश रैना और युवराज के रूप में 5 विशेषज्ञ बल्लेबाज शामिल किए गए हैं। छठे विशेषज्ञ बल्लेबाज और विकेट कीपर की भूमिका धोनी की ही रहेगी। गेंदबाजी में स्पिन विभाग की जिम्मेदारी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और लेफ्ट आर्म स्पिनर रविंद्र जडेजा के कंधों पर रहेगी। तो हाल के अच्छे प्रदर्शन के चलते युवराज सिंह की टीम इंडिया में वापसी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं कि हाल में कैसा प्रदर्शन रहा युवराज सिंह का, जिसके बल पर, जिसके दम पर उनकी वापसी हुई है टीम इंडिया में। युवराज सिंह हाल में वेस्टइंडीज ए के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा, वो उसका काफी योगदान रहा उनकी वापसी का इस पूरे टीम इंडिया में, जो एक बार उनकी वापसी हुई है। देखिए एक नजर एनकेपी साल्वे ट्रॉफी में युवराज ने इंडिया रेड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया। एनकेपी साल्वे ट्रॉफी में दिल्ली के खिलाफ 29 रन की पारी युवराज सिंह ने खेली थी। अगर युवराज सिंह के हालिया प्रदर्शन की बात करें तो एनकेपी साल्वे ट्रॉफी में 29 रन की पारी खेली थी दिल्ली के खिलाफ युवराज सिंह ने। युवराज सिंह का वो प्रदर्शन जिसके बल पर, जिसके दम पर उनको फिर से टीम इंडिया में वापस लिया गया है, उनकी टीम इंडिया में वापसी हुई है, युवराज सिंह ने जगह बनाई है। इसके अलावा अभी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है युवराज सिंह का कई मैचों में। जनवरी 2013 के बाद टीम इंडिया में वापसी हुई है युवराज सिंह के। इसी साल धर्मशाला में युवराज सिंह ने आखिरी मैच खेला था। युवराज इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं और जो ट्रेनिंग लेने वो गए थे, वो ट्रेनिंग भाई काफी असर कर रही है। वेस्टइंडीज ए के खिलाफ 13 मैचों में 123 के रिकॉर्ड से उन्होंने रन बनाया। एनकेपी साल्वे ट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं, उनमें अच्छा प्रदर्शन रहा उनका। दिल्ली के खिलाफ 29 रन की उन्होंने पारी खेली थी। ये वो प्रदर्शन है, ये परफॉर्मेंस जो है युवराज सिंह का, वो काफी हेल्पफुल साबित हुआ उनके लिए, जिसके बल पर उनकी वापसी हुई है टीम इंडिया में। सेलेक्टर्स ने उन पर भरोसा जताया है एक बार फिर से, यानी टीम इंडिया को युवराज फिर से मिल गया है। देखना होगा कि किस तरह का मैच होता है और किस तरह टीम इंडिया परफॉर्मेंस करती है। टीम इंडिया के ये धुरंधर खिलाड़ी जिनको टीम में जगह मिली है, जिनका चयन किया है सिलेक्शन कमेटी ने, जिन पर भरोसा जताया है, उनमें शिखर धवन, रोहित शर्मा, रैना, सुरेश रैना, एक मिडिल ऑर्डर जिसकी बात लगातार होती है, जो एक कमजोर पक्ष भी रहा है कहीं ना कहीं टीम इंडिया का। विराट कोहली है, उनमें धमाकेदार प्रदर्शन रहा है उनका, अच्छे फॉर्म में है। कप्तान धोनी ही है, आर अश्विन भी है, रविंद्र जडेजा, अंबाती रायडू, ये वो खिलाड़ी हैं जिन पर सिलेक्टर्स ने भरोसा जताया है। ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, अमित मिश्रा, जिम्बाब्वे के खिलाफ 18 विकेट चटकाया था अमित मिश्रा ने, और स्पिन गेंदबाजी की कमान भी कहीं ना कहीं उन पर टिकी हुई है। शिखर धवन, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, इन पर भरोसा जताया है सिलेक्टर्स ने। जो कल चयन किया गया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया का, उसके ये धुरंधर हैं। युवराज सिंह की वापसी के साथ ही पूरी बल्लेबाज, गेंदबाज, तेज गेंदबाज और जो स्पिन का जो एक कॉम्बिनेशन है, उसको पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है सामने, तो इस लिहाज से ये टीम सेलेक्ट की गई है। और एक बार फिर से बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने वाले एन श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है।
वो 7 अक्टूबर तक अध्यक्ष पद का कार्यभार नहीं संभाल सकेंगे। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की जांच के लिए बनाई गई कमेटी के खिलाफ बिहार क्रिकेट बोर्ड की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई और श्रीनिवासन को आड़े हाथों लिया। तीसरी बार बीसीसीआई के अध्यक्ष चुने गए एन श्रीनिवासन फिलहाल अपना पद ग्रहण नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एन श्रीनिवासन बीसीसीआई अध्यक्ष बने रह सकते हैं, लेकिन आईपीएल से जुड़े किसी मामले में वो दखल नहीं दे सकते। दरअसल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आईपीएल फिक्सिंग मामले की जांच पूरी नहीं होती, तब तक श्रीनिवासन आईपीएल सहित बोर्ड के किसी काम में दखल नहीं दे सकते। बीसीसीआई ने कोर्ट से कहा कि वो अलग जांच कमेटी बनाने को तैयार है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर पदभार संभालने के संबंध में लगाई गई रोक खत्म करने से इनकार कर दिया। बीसीसीआई की ओर से श्रीनिवासन का पक्ष रखते हुए सीनियर वकील सुंदरम ने मांग की कि श्रीनिवासन को अध्यक्ष के पद पर कुछ जिम्मेदारियां निभाने की मोहलत दी जाए, लेकिन न्यायालय ने इसे स्वीकार नहीं किया। न्यायाधीश ए.के. पटनायक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बीसीसीआई से एक प्रस्ताव मांगा है, जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि श्रीनिवासन खेल संघ के संविधान के तहत अपना काम संभाल सकते हैं, लेकिन वो सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग मामलों में आरोपी अपने दामाद गुरुनाथ मय्यप्पन के खिलाफ जारी जांच को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय सीएबी के दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। सीएबी को बीसीसीआई से मान्यता नहीं मिली है। सीएबी सचिव आदित्य वर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करते हुए श्रीनिवासन को बोर्ड के सर्वोच्च पद के लिए चुनाव लड़ने से रोकने की गुजारिश की थी। संघ की दलील है कि ऐसे में जबकि श्रीनिवासन के दामाद मय्यप्पन स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी से जुड़े मामलों को लेकर जांच के घेरे में है, श्रीनिवासन को इस पद पर आसीन होने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कोर्ट श्रीनिवासन के मसले पर क्या फैसला करती है। स्पोर्ट्स डेस्क, चैनल वन न्यूज़। तो स्पोर्ट वन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज़। नमस्कार। तुलसी एक ऐसा पौधा जिसे हमारे देश में न सिर्फ पूजा जाता है, बल्कि एक औषधि के रूप में भी तुलसी का हर घर में महत्वपूर्ण स्थान है। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक श्री अनिल बंसल के नेतृत्व में कार्यकुशल डॉक्टर्स की टीम ने अत्यंत मेहनत एवं शोध के बाद तुलसी अमृत का निर्माण किया है। तुलसी अमृत की 2 बूंदों को पानी, चाय, शहद या दही आदि में मिलाकर लेना है। ये तुलसी के बहुगुण ही हैं, जिसके कारण तुलसी को देव पुराणों एवं आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। तुलसी भगवान श्री कृष्ण की भी प्रिय रही है। तुलसी का आध्यात्मिक महत्व किसी से छुपा नहीं है, इसलिए तुलसी अमृत आपको स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करता है। आपस में मियाँ बीबी में जो झगड़े हो जाते हैं तो तुलसा अमृत के सेवन करने से, क्योंकि विद्युत किरणें उससे तेज उत्पन्न हो जाती है, तो घर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। जो मियाँ बीबी का जो आपस में झगड़े होते हैं, झगड़े कम होने लग जाते हैं। ये तुलसा अमृत के लाभ देखे गए हैं।
तुलसी अमृत न सिर्फ भयानक नशों से मुक्ति दिला सकता है, बल्कि व्यक्ति के शरीर में फिर से पहले जैसी ही स्फूर्ति भी लौटा लाता है। यही नहीं, तुलसी अमृत पेट के सभी प्रकार के रोगों में अत्यंत प्रभावशाली है। जी हां, करता सबका हित तुलसी अमृत। तुलसी अमृत GMP ISO द्वारा प्रमाणित भी है, यानी तुलसी अमृत गुणकारी होने के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता की भी गारंटी देता है। यदि आप भी तुलसी अमृत के गुणकारी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे इन नंबर्स पर अभी कॉल कीजिए। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइमेट, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। सियासत का सूरमा सलाखों के साए में पहुंच चुका है। जी हां, दुरुपयोग करने का खामियाजा रशीद मसूद को मिल ही गया। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने मसूद को 4 साल की सजा सुनाई है। वैसे ही शायद ही किसी ने सोचा था कि गांधी टोपी पहनकर दुनिया को साफ सुथरी सियासत का पाठ पढ़ाने वाले मसूद अब खुद जेल की हवा खाने को मजबूर होंगे। वैसे विपक्ष के साथ साथ खुश तो वो लोग भी होंगे जिन्हें मसूद ने 5 रुपए में खाना खाने की नसीहत दी थी। मौका परस्त राजनीति हो या फिर बेतुके बयानों के बयान, राजनीति के रंगमंच पर मसूद ने कई दलों के साथ सियासत के नाटक को बखूबी अंजाम दिया। मसूद 1990 में मंत्री थे तो फर्जीवाड़ा किया, फिर दिसंबर 2011 में समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए। सोनिया गांधी को सब्जबाग दिखाया कि विधानसभा में मुस्लिमों का वोट दिलाकर रहेंगे। खुद तो राज्यसभा के सदस्य बने, लेकिन चुनाव में चित हो गए। 1990 के बाद से भर रहा उनके पापों का घड़ा 23 साल बाद जाकर फूटा है। राजनीति में इन दिनों तू चल मैं आया वाला हाल हो रहा है। पहले लालू प्रसाद यादव और अब कांग्रेस नेता रशीद मसूद सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव की सजा पर फैसला 3 अक्टूबर को होगा, लेकिन कांग्रेस नेता रशीद मसूद को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 4 साल की सजा सुना दी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और CBI के वकील ने अलग अलग दलीलें दी। बचाव पक्ष के वकील ने मसूद की उम्र का हवाला देते हुए राहत की मांग की, लेकिन बचाव पक्ष की तमाम दलीलें बेकार साबित हुई। बेनिफिशियरीज हैं, उनको 1-1 साल हुई है, फाइन भी है, फाइन सबको हुआ है। कितना हुआ है इट वाज नॉट क्लियर, ही स्टिल हैज टू राइट इट डाउन एंड देन। इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया? अभी अंदर बात है तो मुझे अभी ये नहीं पता। जिनको 4-4 साल हुए हैं तो पता नहीं अभी वो प्रोसीडिंग्स के बारे में कुछ बताएंगे क्या बोला? यही जो उनको यही दिया गया था, हमने यही कहा था कि बहुत लॉन्ग ट्रायल है, काफी ट्रायल लॉन्ग है। और उसके बाद ये है कि भाई ये राशिद मसूद जो है वो बहुत एजड है। लॉन्ग ट्रायल का मेन बात थी सबके साथ, और उसमें जो स्टूडेंट्स भी थे उनके साथ तो कोई तो ऐसी हैं कि जो 10 दिन पढ़ा फिर छोड़ भी दिया, वो कुछ ऐसे था। सो वो ये बात हुई है, और कई कुछ बन गए डॉक्टर, कुछ नहीं भी बने, कुछ ऐसा भी हुआ। सो उन्होंने 1-1 साल का दिया है विद फाइन। जो दूसरे हैं जो 3 हैं IPS एंड दूसरे, उनको 4-4 साल। बचाव पक्ष जहां राहत की मांग कर रहा था, वहीं CBI के वकील ने मसूद को कम से कम 7 साल की सजा की मांग की।
मेडिकल घोटाले में सुनाए गए 30,000 कोर्ट के फैसले के साथ ही रशीद मसूद का राजनीतिक कैरियर लगभग खत्म हो गया है। मसूद की राज्यसभा सदस्यता तो खत्म होगी, साथ ही साथ आने वाले 6 सालों तक वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। जो कुछ भी हो रहा है वो कानून बहुत मजबूती के साथ एक संदेश भी जा रहा है उन जनधन के लुटेरों को, जो लोग की एक के बाद एक बेशर्मी के साथ जनधन की लूट करते रहे और लूट को 100% छूट मिलती रही, चाहे वो सत्ता के सिंहासन से मिलती रही हो या और व्यवस्था से मिलती रही हो। तो आज उन लोगों के लिए संदेश है जो लोग की बेशर्मी से इस तरह के जो निर्णय आए हैं, उससे उन लोगों के लिए संदेश है जो लोग की बेशर्मी के साथ बेखौफ होकर के जनधन की लूट का काम करते रहे। मेडिकल भर्ती घोटाला करीब 22 साल पुराना है, जब मसूद वीपी सिंह सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। मसूद पर आरोप है उन्होंने सेंट्रल पूल से त्रिपुरा के लिए आवंटित की गई सीटों पर अयोग्य उम्मीदवारों को नामित किया था। मेडिकल घोटाले में कोर्ट ने रशीद मसूद को 19 सितंबर को दोषी ठहराया था। दागी सांसदों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सजा पाने वाले रशीद मसूद पहले सांसद बन गए हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस नेता रशीद मसूद कब तक हाई कोर्ट में अपील करते हैं। वंदना त्यागी की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका तारुफ हम करा दें। हमारे साथ कांग्रेस से आलोक शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, इसके अलावा देवेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, आप संस्थापक हैं शाकुंतला देवी मेडिकल कॉलेज के। इसके अलावा डॉक्टर दीपिका शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता। मनोज जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे विवेक शर्मा जी जो वरिष्ठ वकील हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, कानूनी दांवपेच जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मसले में आखिर क्या है। सबसे पहले आलोक जी, मेरा सवाल आपके साथ में, चूंकि रशीद मसूद साहब जो है आपके पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ये किसकी हार है, रशीद मसूद साहब की, कांग्रेस की, भ्रष्टाचार की, किसकी? मैं ये नहीं कहूँगा किसी की हार है, मैं ये कहूँगा कानून ने अपना रास्ता तय किया है और कानून ने अपने निर्णय लिए हैं और कांग्रेस पार्टी इसको स्वागत करती है। चिंता की लकीरें बढ़ रही हैं। लालू प्रसाद एक आपके सहयोगी, रशीद मसूद साहब जो आपकी पार्टी में थे, अब आप किसका नंबर आएगा? ऐसा नहीं है, कानून के दायरे में अगर किसी ने गलत किया है तो चाहे वो कांग्रेस से हो, कांग्रेस के घटक दल से हो, कहीं से भी हो, हम कानून के साथ हैं। कानून ने जो रास्ता अख्तियार किया है, कांग्रेस पार्टी उसके साथ। बड़ी ये लाइन जो है बड़ी क्लियर लाइन ली है मनोज जी। कांग्रेस जब ऐसी बात आती है बड़ी क्लियर लाइन ले लेती है कि हम कानून के साथ में हैं, भ्रष्टाचार को हम पनपने नहीं देना चाहते। पर आप देखिए कि एक राहुल गांधी का निर्णय जो है अब कहीं ना कहीं पे बैकफायर कर रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए, यह अपने आप में एक तरह से समस्या की संपूर्णता में जाकर होने वाला समाधान नहीं है। मैं तो इसको ऐसे कहूँगा कि जो नेता या जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोपों में मौजूदा माहौल में कन्विक्टेड होते हैं या चार्जशीटेड होते हैं या वो मुकदमे के दायरे में आते हैं, उनका दरअसल समय खराब होता है। और जितने बहुत सारे अपराधी हैं उनका समय बलवान होता है, वो इससे बचे होते हैं। हमें वो सिस्टम चाहिए जो ऑटोमेटिक तरीके से सारे करप्शन को एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जो है डिटेक्ट कर ले और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जितने ऑनेस्ट हैं उनको रिवार्ड करे। रशीद मसूद के मामले से 3 सवाल उभरते हैं जिसे कहा जाना बहुत जरूरी है। सवाल केवल राइट टू रिजेक्ट और दागी सांसदों के अध्यादेश का मामला नहीं है। रशीद मसूद, जहां तक मैं समझ रहा हूं, जिन आरोपों के लिए सजा याफ्ता हुए हैं वह एक उन्होंने सिफारिश की है स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए अयोग्य उम्मीदवारों को। तो देश की जो राजनीति है और राजनीति के जितने राजनीतिक दलों के नेता हैं, लीडरान हैं और जनता से उनका जो वास्ता है वो सिफारिश को लेकर वास्ता बनता है। हर नेता, हर जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के व्यक्ति के लिए सिफारिशें करता है। अगर वह नेता सिफारिशें नहीं करता है तो वह लोकप्रिय होता है, सिफारिश करता है तो लोकप्रिय होता है। लेकिन हमारे देश में इतनी एडहॉकिज्म है और तमाम ये पब्लिक डोमेन को लेकर के कोई चीज क्लियर नहीं है, कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है, कोई एक एस्टेब्लिश परसेप्शन नहीं है। मैं ये बार बार इस चीज की वकालत करता हूं, जिसे मैं प्रमुखता के साथ कहना चाहूंगा कि अगर पब्लिक लाइफ में अगर सारी चीजें अगर होती हैं तो सारे जनप्रतिनिधियों के लिए सिफारिश करने को लेकर के एक नेशनल गाइडलाइन होना चाहिए, एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए कि कोई नेता अपने खास आदमी को सिफारिश कर देता है
बाकी जनता का भी उस पर अधिकार है। क्या लग रहा है कि लोकपाल लाने की जो बातें उठी थी अब उसी को फिर से बल मिलेगा? नहीं, ये लोकपाल का मसला नहीं है, ये मसला ये है, अगर ये काम होता, मसला ये है कि एक पॉलिटिशियन किस तरीके की सिफारिश करे, सिफारिशों के लिए उस पर कंपल्सन हो और एक नेशनल गाइडलाइन हो कि वो अपने खास आदमी के लिए तो सिफारिशें कर देता है, बहुत लोगों के लिए सिफारिशें नहीं करता है। जब सिफारिश नहीं करता है तब भी अलोकप्रिय होता है। रशीद मसूद के बारे में ये कहना चाहूंगा कि रशीद मसूद अगर पर्सनल पैसे बनाए होते, अगर उन सिफारिशों के जरिए उन्होंने जो है करोड़ों रुपए की रिश्वत ली होती और ये चीज अगर पकड़ा जाता तो मुझे बड़ी खुशी होती, तब वो बड़ा एक जेन्युइन मामला होता। लेकिन उन्होंने नहीं लगता, नहीं, मुझे लगता है सिफारिश की है तो उन पर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन पर दबाव भी रहा होगा और ऐसे बहुत सारे सिफारिश करने वाले राजनेता हैं। नुकसान हुआ जिन गरीब बच्चों का, उसका सर क्या हुआ? नुकसान हुआ, मैं ये कह रहा हूं इस तरीके का नुकसान लाखों केसेज में और हो रहा है, लेकिन हम आप कहां चर्चा कर रहे हैं, कहां वो पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं, क्योंकि उनका एक तरह से किसी तरीके से कन्विक्टेड हो गए, चार्जशीटेड हो गए, मुकदमा बन गया। बहुत सारे ऐसे सिफारिशात के मुद्दे हैं जो मुकदमों के दायरे में नहीं आते हैं। हम देश में करप्शन की फुल प्रूफ सिस्टम चाहते हैं और उस फुल प्रूफ सिस्टम के तहत जो है इक्का दुक्का मामलों को लेकर के जो है केवल हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करें तो देश का भ्रष्टाचार दूर होने वाला नहीं है। लालू यादव जी ने चारा घोटाले में तमाम आरोपियों के साथ खुद भी जो है पर्सनल जो उन्होंने पैसे लिए, लेकिन रशीद मसूद का जहां तक मामला है मुझे लगता है कि अगर उन्होंने पैसे लिए होंगे तो निश्चित रूप से अपराधी। और दीपिका जी, क्या ये जरूरी है कि पैसे का ही लेन देन हो, जैसा कि मनोज जी कह रहे हैं, तब ज्यादा उस चीज के अंदर बड़ी होकर वो दिखती है? राष्ट्रीय सिफारिश नीति होनी चाहिए। देखिए सिद्धार्थ, मैं यहाँ मनोज जी से थोड़ी सी भिन्नता रखती हूँ, वैचारिक भिन्नता। देखिए, जब आप एक नेता होके सिफारिश भी करते हैं, सिफारिश भी एक किस्म की करप्शन है और कहीं ना कहीं पे चाहे वो मटेरियल, चाहे आप कैश लें या फिर सिफारिश के बदले में कोई दूसरा फेवर लें, तो कहीं ना कहीं पे जब आप एक इलेजिटिमेट सिफारिश करते हैं तो वो भी एक करप्शन का रूप है। दूसरी बात नहीं, देखिए रिकमेंडेशन एक बात होती है, भ्रष्टाचार का ही नहीं हो पा रहा सर, सिफारिश का कैसे बनेगा? देखिए इतनी जटिल हो रही है। रिकमेंडेशन और सिफारिश में बहुत अंतर है। रिकमेंडेशन आप जो मेरिट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए करते हैं, जिनके पास व्यवस्था नहीं है पढ़ाई लिखाई की, आप उनके लिए करते हैं। सिफारिश आप उन लोगों के लिए करते हैं जहां मेरिट को आप एक्सीड कर देते हैं और कहीं ना कहीं पे आप किन्हीं फैमिलीज के या किसी वोट पक्ष के लोगों को एक्स्ट्रा फेवर देने के लिए आप उनको वहां पे भर्ती कराते हैं। और जहां तक पैसे के लेन देन का है तो ठीक है, अगर किसी ने आरोप नहीं लगाया है तो इसका अर्थ ये भी तो नहीं है कि उन्होंने, हो सकता है कि उन्होंने लिए हो परंतु किसी ने आरोप नहीं लगाया। ये तो कोर्ट में इस पे बहस हुई होगी ना, तभी तो जाके तमाम पक्षों पे। देखिए ऐसा होता है, बहुत बातें ऐसी होती हैं जहां पे आप सबूत नहीं दे सकते कोर्ट को या सबूत होते ही नहीं है। तो एक नेता एक स्टूडेंट की सिफारिश करे, 2 की करे, 3 की करे, 7 की करे तो समझ में भी आता है। जब आप हेल्थ मिनिस्टर हैं वीपी सिंह गवर्नमेंट, जो वीपी सिंह गवर्नमेंट करप्शन के एजेंडा पे, बोफोर्स के एजेंडा पे जो इलेक्शन जीत के केंद्र में आई, जो सरकार करप्शन के एजेंडा पे केंद्र में आई, उसी का ही हेल्थ मिनिस्टर जो है ये एडमिशन, मेडिकल एडमिशन दे रहा है। ये सिफारिश भी एक किस्म की करप्शन ही है। अगर आप 1, 2 या 3 को कंप्लीटली ऑन मेरिट आप उनका रिकमेंडेशन करते हैं, जिनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो मेडिकल कॉलेज जा सके, तो समझ में भी आता है। इतने बड़े पैमाने पे इन्होंने ये घोटाला किया है और कहीं ना कहीं पे हम भाजपा का ये मानना है कि राशिद मसूद साहब जो इतनी पार्टियां इतने सालों में बदल चुके हैं, वो कहीं ना कहीं पे इनके ऊपर ये दागी है। देखिए इसमें भी हम आएंगे सर, आएंगे इस पर एक करके हम इस पर। लेकिन सिफारिश नीति तो चाहिए। देखिए और दूसरी बात सिद्धार्थ यहाँ पे है कि आज देश उस मकाम पे खड़ा है, उस दौर पे खड़ा है जहां क्रेडिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम दाव पे लग गई है। ना केवल इसकी लेजिटिमेसी, इसकी क्रेडिबिलिटी, बल्कि जो एक सरकार है, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल की हो चाहे वो राजकीय लेवल की हो, उसकी सेंसिटिविटी, उसकी संवेदना टुवर्ड्स करप्शन और टुवर्ड्स क्राइम, कि एक सरकार अपनी नाक के नीचे कितने क्राइम को बर्दाश्त कर सकती है। पर गुप्ता साहब, आप बताइए, आप खुद एक संस्थापक हैं
मेडिकल कॉलेज के, ये चीजें क्या इतनी आसानी से हो जाती हैं? कितना प्रेशर होता है? अगर मैं बात करूं आप ही के कॉलेज की हो, या किस तरह प्रेशर अगर रहता है, क्या इतने प्रेशर में आप लोग आते हैं, या जो संस्थापक है उस पर भी प्रेशर रहता होगा? किस तरह से चीजें चलती हैं इंटरनली, क्या लगता है आपको? दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? देखिए तार जी, ऐसा है कि ये जो एजुकेशन है ना, इसको पॉलिटिक्स फ्री होना चाहिए। जो पॉलिटिक्स का, सरकार का या राजनेताओं का जो कर्तव्य है वो वॉच करना है और न कि इंटरफेरेंस करना है कि भाई एडमिशन सरकार का काम करने का नहीं है काम। ये काम जो है ना एक कमेटी है, कमेटी करती है, गवर्नमेंट जो है कमेटी बना देती है, उसका काम है करने का। और पॉलिटिक्स से इसको फ्री होना चाहिए। जो मेरिट पे जो एंट्रेंस एग्जाम है वो देख के आते हैं, उनको जो ना मेरिट से क्या आपको लगता है इतना आसान है जितनी आसानी से आप कह रहे हैं? हमारे ऊपर आसान जो न बनाने के लिए काम हम और आपको करना चाहिए। हर चीज आसान है, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको कि नहीं किया जा सकता है। एजुकेशन को जब तक आप पॉलिटिक्स फ्री नहीं करेंगे तब तक आपका अपना देश जो ना कभी तरक्की विकास नहीं कर सकता है। आप देखिए यूएस में जाइए, यूके में जाइए, ऑस्ट्रेलिया में जाइए, पॉलिटिक्स फ्री एजुकेशन। वहाँ एजुकेशन एक आप शिक्षा दे रहे हैं, उसके अंदर पॉलिटिक्स का क्या इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? हमारे ऊपर बड़े प्रेशर आते हैं लेकिन हम एडमिशन नहीं कर सकते हैं। गाइडलाइंस है सरकार की, अब उसके हिसाब से इतनी मेरिट होना चाहिए, आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, आपकी इतनी एज होनी चाहिए। सारी चीज को देखते हुए उसके बाद होता है स्क्रूटनी होके। उसमें नेताओं को जो ना अपना जो ना पार्टिसिपेट करना, इन्वॉल्वमेंट होना, ये सब गलत है। कानून को कैसा कहीं कोई संविधान में नहीं है, ये केवल भारत में ही चलता है कि मंत्री। और ये भी शुरू नेताओं का ही किया हुआ है, ये सब नेताओं का किया हुआ है। ये भ्रष्टाचार मुक्त कैसे हो सकता है जब तक जो ना इंटरवेंस नहीं होगा? आपका काम है सरकार इज मैनेजमेंट, आप जो ना उसको जो ना तो कुल मिलाकर देखिए, लेकिन ये नहीं है कि आप उसमें यानी एजुकेशन जब तक फ्री नहीं होगी, यानी जो कॉलेज मालिक है उनके भी हाथ बंधे हैं। अगर कोई मंत्री फोन कर दे तो उनको भी सोचना पड़ता है 2 बार, क्योंकि चीजें जो चलती है जमीनी तौर पर बड़े अलग तरीके से चलती है। हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है। हमको भी आते हैं कि आप इतने पैसे ले लीजिए, कर लीजिए, हमको जेल थोड़ी जाना है। हमने जो ना जो कानून और नियम के तहत है वही काम करते पर सर ये होता तो है ना, भले आपके यहाँ ना होता पर ये होता तो है, इसे तो मानना पड़ेगा। आदमी लालच देता है, लेकिन आप लालच में क्यों आते हैं? हमको नेता, हमको मतलब आ रहे हैं ना लोग, आ रहे हैं, पॉलिटिशियन भी फोन करते हैं, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि भाई ये कानून से बाहर है, हम नहीं कर सकते। आलोक जी बताइए कैसे इसका हल फिर आप देखते हैं? फिर एक और सवाल है उस पर मैं आऊंगा। जी आलोक जी। देवेंद्र भाई ने जो बात कही कि इसमें सरकार का इंटरफेरेंस ही नहीं होना चाहिए, मैं देवेंद्र भाई को एक बात बता देना चाहता हूँ कि एजुकेशन जो है वो यूनियन सब्जेक्ट है। स्टेट्स का भी इंटरफेरेंस रहता है, केंद्र सरकार का भी। आज हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को या एडमिशन प्रोसेस को लंदन से, यूके से या यूएसए से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वहाँ का समाज शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। इंटरफेरेंस की जहाँ तक बात है, कंट्रोल सरकार का रहता है, रहना चाहिए। वीरप्पा मोइली साहब ने जब साउथ इंडिया के लिए जॉइंट एग्ज़ाम की शुरुआत की, वो इंजीनियरिंग का था, चाहे वो MBBS का था, उसके एक सकारात्मक रिजल्ट आए। उसके बाद ही विभिन्न कोर्टों ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस दी कि किस तरह से एडमिशन प्रोसेस रहता है। अगर कोर्ट्स का भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, पर कुल मिला के बदलाव तो होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव, मैं कहता हूं सिद्धार्थ भाई बदलाव हुआ है। ठीक, कांग्रेस के समय में बहुत अच्छी तरह से बदलाव हुआ है। उसके मैं उदाहरण दे सकता हूं कि किस तरह से जॉइंट आज जो एग्जाम है जेईई का या फिर इंजीनियरिंग का मान लीजिए, MBBS का मान लीजिए, जो CBSE कंडक्ट करती थी, उसके थ्रू मेरिट बनती हैं। उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि नेता ने किसी का कहा और हो गया, इतना आसान नहीं है। 1990 के बाद भी बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है ना, अगर पूरी तरह से प्राइवेट लोगों के हाथ में छोड़ दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। जो एडमिशन कमेटी या जो बनाए जाते हैं वो सब गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट जनों से करती है, गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। होना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत क्या है? उसमें गाइडलाइंस बना, सरकार का काम है गाइडलाइंस बनाना। गाइडलाइंस है, सरकार का काम गाइडलाइंस बनाना है, न कि कॉलेज चलाना है। अगर कॉलेज चलाना है तो फिर प्राइवेट को देने की जरूरत क्या है? सरकार फिर जो अपने कॉलेज खोले, कॉलेज नहीं चला रही, गाइडलाइंस ही बना रही है। गाइडलाइंस नहीं, कॉलेज चला रही है साहब। आप चलिए ये भी छोटा सा ब्रेक मुझे आपको लेना पड़ेगा। छोटे से ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो और गहराई में जाकर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से चीजें जमीन पर चल रही हैं। छोटा सा ब्रेक। ₹1 नहीं है बॉस।
1 रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, 1 रुपए में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है 1 रुपए में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत आपका ब्रेक के बाद, क्योंकि लगातार इसमें बात सिफारिश की थी और सिफारिश की गाइडलाइंस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर वो क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। पर आलोक जी एक बात जरा बताइए, ठीक है अभी आप रशीद मसूद साहब की बात है, आप लोग कह रहे हैं कि कानून ने अपना काम कर लिया, अच्छी बात है, कानून तो अपना काम करेगा ही और सब लोग सम्मान करेंगे ही। पर एक बात बताइए, आपके साथ तो वो हैं कहीं ना कहीं, आपने भी उन्हें CWC का मेंबर बनाया, आपके साथ वो रहे, तो क्या उस टाइम आप लोग नहीं परख पाए किस तरह के आरोप भी उनके ऊपर हैं? तो फिर आप कैसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे हैं? देखिए, आरोप से केवल अगर आरोप से राजनीति चलने लगे तो मैं समझता हूं बहुत मुश्किल हो जाएगी। आरोप तो बहुत लगे, आरोप तो राजीव जी के ऊपर भी बोफोर्स में लगे, आरोप अंतुले साहब के ऊपर भी लगे, पर आपका आरोप गलत साबित हो गया अशोक चौहान साहब के ऊपर भी लगे, तो लेकिन बहुत से मुद्दों में आपने देखा आरोप लगने के बाद अशोक चौहान साहब का इस्तीफा हो गया, लेकिन उनके ऊपर आरोप साबित नहीं हुए, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? तो केवल आरोप लगा देने से राजनीति को हम अगर दिशाओं को बदले, मैं समझता हूं वो बहुत तर्कसंगत निर्णय नहीं रहेगा। तो मतलब जिन पे आरोप लगे हैं, फिर आपका कहने का अर्थ तो ये निकाला जाए कि वो सब लोग रहेंगे ही? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, रहेंगे ही। कांग्रेस ने समय समय उतने समय तक की राजनीति वो कर ही लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने समय समय पर ऐसे निर्णय भी लिए हैं कि आरोप के आधार पर बहुत भारी बदलाव कुल मिला के निर्णय तो आपका गलत रहा ही ना रशीद मसूद साहब को लेकर के। आज कुछ ना हुआ है तो कांग्रेस को रिप्रेजेंट 89-90 की बात है, जिस समय पर वो वीपी सिंह सरकार में थे, एक केस 23 साल से 22 साल से चल रहा था। जो आपने उन्हें लिया अपनी पार्टी में, तो चूंकि आपने उन्हें अपनाया है तो सब चीजों के साथ ही अपनाया है। अब वो आपके पार्टी के लिए बोल भी रहे हैं, वो भ्रष्टाचार के ऊपर भाषण भी देते हैं, 5 रुपए में खाना भी खिलवाते हैं, तो ये सब बातें जब वो करते हैं तो वो तो कांग्रेस का ही रिप्रेजेंटेशन है सर, तो उससे आप कैसे कन्नी काट सकते हैं? कहीं कोई दो राय नहीं है, उन्होंने पिछले समय में कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लालू यादव भी अभी हम कांग्रेस ने मनोज भाई ने जिस तरह से कहा कि किस तरह की गाइडलाइंस हो और किस तरह का उनका केस है, मैं बहुत ज्यादा अभी तक मैंने निर्णय को नहीं पढ़ा है, कोर्ट का किस तरह का निर्णय आया है उसके ऊपर बाद में हम चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को पता था और इंटेंशनली हमने ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं था। केसेस पॉलिटिकल सर्कल में चलते रहते हैं। कैसे इसको आप देखती हैं? देखिए, यहाँ पे बहुत फर्क है, मैं आलोक जी से बहुत फर्क रखती हूँ। इनके ऊपर 22 साल से मुकदमा चल रहा था, ठीक है। सिमिलरली लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर भी कई सालों से मुकदमा चल रहा था और कहीं ना कहीं पे कांग्रेस को ये बात भली भांति पता थी कि ये दागी नेता हैं और इनके खिलाफ बड़े पुख्ता सबूत हैं कोर्ट्स के पास, और किसी न किसी कारण से इनके जो केसेस हैं एडजर्नमेंट्स होते रहे और इन पे डिले होता रहा इनके जजमेंट्स पे। पर आज जो फैसला ऐसा नहीं, ये आरोप गलत है कि जजमेंट्स पे डिले होता रहा। मैं इस आरोप को मैं नहीं मानूंगा। आरोप जहां पर आपके गुजरात के अंदर बाबू भाई बुखेरिया के ऊपर साबित हो चुका है, उसके बावजूद वो मंत्री हैं। अगर 22 साल लगते हैं राशिद मसूद साहब को ये सजा दिलाने में, तो आप इस देश में जुडिशरी का हाल देखिए। सिमिलरली चारा घोटाला जो है आप कितने साल पहले आया था, लेकिन उसके बाद लालू प्रसाद जी तो केंद्र में रेल मंत्री भी रह चुके हैं आप ही की सरकार में। तो कहीं ना कहीं पे आपकी पार्टी ने दागी नेताओं को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। ये आपको कबूल करना पड़ेगा। उनके खिलाफ आपको पता है येदियुरप्पा का क्या हाल हुआ, रेड्डी बंधुओं का क्या हाल हुआ, आपको शायद इस बात का खूब पता होगा। बाबू भाई बुखेरिया आज भी मोदी जी के मंत्रिमंडल में पूरा सिद्ध हो चुका है, उसके बावजूद वहां पर
दीपिका जी ये बात तो है, अगर आप भी कह रहे हैं आज तो लोकायुक्त बिल जो पास हुआ है गुजरात के बात अंदर करने का नैतिक आधार तो आप लोग भी गुमा चुके हैं। देखो सिद्धार्थ, आपको एक बात तो याद रखनी पड़ेगी कि जब इस सरकार ने ये ऑर्डिनेंस निकाला तो उसके बाद भाजपा के ही सीनियर लीडर्स राष्ट्रपति के पास गए थे दबाव बनाने के लिए कि आप कृपया करके इस ऑर्डिनेंस को पास ना कीजिए। कम से कम भाजपा की ये जो मुहिम है, जो उन्होंने कदम उठाए कि ये ऑर्डिनेंस पास ना हो, जिसकी वजह से आज राशिद मसूद साहब को 4 साल की सजा हुई है। मापदंड है। आज गुजरात में जो आपने लोकायुक्त पास किया है, उस लोकायुक्त के पास तो कोई पावर ही नहीं है। हर बार भाजपा की कोई बात आती है तो आपकी घड़ी गुजरात की तरफ मुड़ जाती है। अगर है तो मुड़ेगी ना मैडम। कृपया करके दिल्ली में पहले रहिए ना, दिल्ली की बात कीजिए। दिल्ली में आपकी पार्टी, दिल्ली में आलोक जी, आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप तो ऑर्डिनेंस के लिए 2 दिन पहले लगातार टीवी चैनलों में बोल रहे थे और उसके बाद अचानक से आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब आए और उन्होंने बड़ी मर्यादा को फेंकते हुए हवा में उन्होंने अपने प्रधानमंत्री और अपने कैबिनेट के खिलाफ जो शब्दों का इस्तेमाल किया भरी पब्लिक में, ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है। ठीक है, वो अलग मुद्दा है, उसको मत जाइए आप। फाड़ा उसका असर आप कह सकते हैं। आप जिस ऑर्डिनेंस को लगातार 2 दिन तक, पर आप भी तो भ्रष्टाचार का मुद्दा टाल रहे हैं दीपिका जी। अगर आप भी कह रही है तो आप दिल्ली पे आइए। मनोज जी यहाँ पे थोड़ी विविधता है जी। आपने जो पास किया दीपिका जी राष्ट्रपति के पास गए थे और हमने ही राज्यसभा में कहा था कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में देना चाहिए, इस सरकार ने दिया नहीं। भाई हम एक दूसरे पे जो दोषारोपण करने से बेटर है कि आगे राजनीति के लिए हम सुझाव देने। ठीक है, पर मनोज जी यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि दोनों ही पार्टियां ये नैतिक आधार पर कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गुजरात में स्थितियां बिगड़ती दिखती हैं, यहाँ पर भी स्थितियां ऐसी, कैसे फिर इसका रास्ता? देश में राजनीतिक शुद्धिकरण को लेकर के देश के किसी भी राजनीतिक दल के पास विजन नहीं है। वजह यह है कि हर दल जो है वो एक तात्कालिक अपने उद्देश्यों में लगा है, कैसे चुनाव जीतें, कैसे हम अपने राइवल को जो है उस पर स्कोर करें, कैसे हम अपने राइवल को जो है मेलाइन करें। पूरे देश में व्यवस्था परिवर्तन का मुद्दा केवल राजनीतिक दलों और राजनीतिज्ञों के सामने से नहीं जाता है, लेकिन ये जरूर है कि सत्ता में आने वाला दल, सरकार में आने वाला जो वो है गुट है, वही बदलावों को जो है एक तरह से आगाज करता है। तो ऐसे में देश में राजनीतिक से लेकर के प्रशासनिक से लेकर के आर्थिक से लेकर के सामाजिक से लेकर के तमाम क्षेत्रों में तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ में करप्शन को लेकर के जब तक एक नेशनल रिजॉल्व नहीं होगा और एक साथ रिजॉल्व करेगा कौन सर? हाँ वही पार्टियां ही करेंगी। हाँ पार्टियां ही करेंगी, लेकिन मल्टीपल रिफॉर्म नहीं आ रहा है ना। एक साथ जो है कम से कम। ठीक है, एक इंडिविजुअल सवाल मेरा आपसे यही है, बिल्कुल स्पष्ट सवाल ये कि क्या राशिद मसूद से अलग कांग्रेस अपने आप को रख पाएगी इस पूरे मुद्दे पे? कितना मुश्किल उनके लिए रख पाना? मुझे ये बताइए, दिक्कत ये है मीडिया के साथ, हम मीडिया लोगों के साथ, कि कोई एक मुद्दा आ जाता है तो उसके पीछे हम हुआ करते हैं। नहीं करेंगे सर, क्योंकि उसमें आधार है, सजा मिली है, आधार है, से जूझ रहा है। नहीं, लेकिन हम ये नहीं सकते। मेरा ये कहना है कि हर करप्शन को डिटेक्ट क्यों नहीं किया जाता है? क्या राशिद मसूद अकेले करप्ट हैं कांग्रेस में? आप देखिए जितने मंत्री हैं, जितने, क्या उनका कोई ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम है कि उनका एक एक चीज चाक चौबंद तरीके से पकड़ा जाए, एक एक एक्टिविटी पर नजर रखी जाए? क्या ऐसा हमारे सिस्टम में ऐसा स्कैनर लगा है जो उनकी एक एक एक्टिविटी पर वॉच करता हो? मैंने ऐसे कई राजनेता देखे हैं जो रोज सैकड़ों सिफारिशें करते हैं और सब आउट ऑफ वे जाकर सिफारिशें करते हैं। लोकप्रियतावाद की आंधी में ये करना पड़ता है। अगर जो देश में सिग्नल जा रहा है उसी के जो जिसको सजा मिलेगी उसका ही सिग्नल जाएगा ना सर? सजा मिलेगी तो उसके जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि इस बहस को एक नया आयाम ये दिया जाए कि देश में करप्शन को डिटेक्शन करने का ठीक है जो है कितना फुल प्रूफ सिस्टम है, ये स्थितियों से लगता है डिटेक्शन की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो दोनों तरफ ही परेशानी। मुझे तो लगता है कि एक से एक, जैसे देखिए आज से ज्यादा संपत्ति का नहीं, आज से ज्यादा संपत्ति का मामला कुछ गिने चुने नेताओं पर चलता है, जबकि वो कंपलसरी हर नेता पे होना चाहिए, हर मंत्री पर होना चाहिए। आज घोषित संपत्ति कई नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे नेता हैं जिनकी घोषित संपत्ति 150 करोड़ रुपए है। 150 करोड़ रुपए कोई कम रकम नहीं होती है। मुझे लेना है सर। और कई लोगों के 5 करोड़ है लेकिन करप्शन केसेस में फंसे हुए हैं।
तो कुल चलिए, मिला तो जुलाकर के एक फुल ये प्रूफ सिस्टम चाहिए, संस्था- एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम चाहिए। अगर ये सिस्टम भी बनाना है तो ये भी पॉलिटिकल पार्टीज ही बनाएंगे, और ये पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बनाएंगी एक बड़ा सवाल है। यहां इच्छा शक्ति कैसे आती है, और इस जो मुहिम लगी हुई है कि मेरी कमी से तेरी कमी ज्यादा साफ कैसे, इसके बीच में रास्ता कैसे निकलता है, इसको देखना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ विवेक शर्मा जी जुड़ेंगे, वरिष्ठ वकील, उनसे भी हम बात करेंगे, तकनीकी पहलू जानने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। विवेक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शर्मा साहब, कैसे आप देख रहे हैं यहां से अब जब वो हाई कोर्ट में अगर जाते हैं और मान लीजिए वहां से उन्हें कन्विक्ट नहीं किया जाता है, वहां से मैटर को हटा दिया जाता है, तो सदस्यता तो उनकी चली गई। ऐसे में तब क्या होगा अगर मामला पलट जाता है आगे कोर्ट में? हेलो विवेक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है, हल्की हल्की पहुंच रही है। हाँ विवेक जी, मेरा सवाल यही है, रशीद मसूद साहब का जो मैटर है, अब वो आगे जाके अपील करेंगे, इसमें 90 दिन उनके पास है, वो अपील करते हैं और वहां अगर मामला पलट जाता है तो सदस्यता तो उनकी ऑलरेडी सजा के बिना पर रद्द हो ही चुकी है, तो आगे तो कैसे होगा? वो तो दोबारा इलेक्शन लड़के आना पड़ेगा, इलेक्शन कंटेस्ट करके आना पड़ेगा। उनकी जो सीट है वो वेकेंट हो चुकी होगी। ऑडियो का आ नहीं रहा है। विवेक जी, आपका ऑडियो आएगा, फिर आपको हम हमारे साथ में जोड़ेंगे तकनीकी पहलू जानने के लिए। सुन पा रहे हैं आप मुझे विवेक जी? हाँ, आवाज आपकी आ रही है। हाँ जी, अब आप बोलें। और इको भी कर रही है जी, बताइए। हेलो, हाँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसके अनुसार अब सीट वेकेंट हो जाएगी, और यदि वो निर्दोष हो जाते हैं तो रेगुलर इलेक्शंस होंगे तो चुन के आना पड़ेगा, या बाई इलेक्शंस होंगे उनमें आना पड़ेगा। नहीं तो उनकी जो सदस्यता रद्द हुई है, क्या वो बहाल हो सकती है? मेरी जानकारी के अनुसार नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती ना, मतलब कुल मिला के वो आगे आने वाले सालों तक नहीं लड़ पाएंगे? तो आने वाले सालों के, क्योंकि बार आप देखिए ना क्या है, प्रोविजन क्या है। प्रोविजन ये है कि जिस दिन उनकी सजा पूरी होगी उससे 6 साल तक के लिए बार्ड है फर्दर। ठीक है, तो अब भले ही ये ऑर्डर पलटता भी है, पर उन्हें 6 साल तो निकालने ही पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, यदि कन्विक्शन ऊपर अपहोल्ड नहीं होता है हाँ, तो ही कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। ठीक है, पर वो भी 6 साल बाद? नहीं, यदि कन्विक्शन अपहोल्ड नहीं होता है तो जब भी इलेक्शन होंगे ही कैन पार्टिसिपेट रेगुलर। ठीक है, चलिए, तो ये भी एक बात यहाँ से हमें पता चली। पर मनोज जी, ये आप बात कर रहे हैं लगातार सिफारिशों की, गाइडलाइंस की, चूंकि ये मसला सिफारिशों से जुड़ा हुआ है, अब भ्रष्टाचार को भी क्या हम डिफाइन करने लगे कि ये है तो इसको इसमें लिया जाए, इसको इसमें लिया जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार है और किस संबंध में उसे कैसे देखा जाए ये भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन आप कैसे डिफाइन करेंगे कि पब्लिक लाइफ का मॉडलिटी क्या हो? आज इस देश में गुड गवर्नेंस की बात होती है, आपको हर चीज़ एड्रेस करना पड़ेगा।
आप केवल तकनीकी तौर पे और ऊपरी तौर पे इन चीजों को कह दें, बोल लें, ऐसे नहीं काम चलेगा। आपको एक एक पहलू पर नजर डालनी होगी। जो डे टू डे में जो गवर्नेंस होता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के जरिए हो या पॉलिटिशियन के सिफारिश लेटर के जरिए हो, एग्जीक्यूटिव पावर पॉलिटिकल पर्सन में तो केवल मंत्रियों के पास होता है। बाकी जो जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक और सांसद, इनका तो काम सिफारिश ही होता है सिर्फ। तो सिफारिशों का अगर एक राष्ट्रीय गाइडलाइन नहीं बनता है अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टी, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो तब तक कैसे सिस्टम फुल प्रूफ होगा? तब तक कैसे ये पॉलिटिक्स में पारदर्शिता आएगी? और कैसे फिर राजनीति को जो है हम ज्यादा से ज्यादा स्वच्छ बनाएंगे? हमें इन सारी चीजों को एड्रेस करना होगा। आज ठीक है, आज ये घटना हुई तो इस पर हम लोग बहस कर रहे हैं, लेकिन देश के भले के लिए जरूरी ये है कि देश में राजनीतिक रिफॉर्म का जो एक बड़ा बढ़िया इन्वायरमेंट बना है इन 5-6 मुद्दों के जरिए, राइट टू रिजेक्ट के जरिए, कास्ट रैली के जरिए, मसल पावर के जरिए। आप कह रहे हैं कि एडमिशंस में क्या जो गाइडलाइंस बनेंगी, हम बात नहीं कर रहे हैं। आज जो मुद्दा है, देखिए इन जनरल में बात कर रहा हूँ, एडमिशन की जहां तक बात है, एडमिशन की बात है, जो आप निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, तो मेरा ये शुरू से भी कुछ प्रोग्राम में मैंने ये कहा कि देश में TRAI के तर्ज पर, जो टेलीकॉम के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में उसने एक बहुत बढ़िया काम किया, जहां पब्लिक और प्राइवेट पार्टिसिपेशन का एक बहुत बढ़िया रोल मॉडल बना, और जिसमें कि कंज्यूमर को कॉम्पिटिटिव रेट पे सर्विसेज मिली। तो एजुकेशन में अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं तो रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइए। शक्ति की भी बात है इसके अंदर, रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइए, उसके बाद जो है सारी चीजों को। पर सर अगर मैं पॉलिटिकल गेन लॉस की बात करूं, क्योंकि यहां से बहुत सारी चीजें प्रभावित होती दिखती हैं, क्योंकि पहले दागी अब बन चुके हैं जिनकी सदस्यता चली गई है, और ऐसे समय पर जाना जब चुनाव की आहट है, तमाम तरह की चीजें हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर तमाम तरह के भाषण दिए जा रहे हैं, ऐसे परिप्रेक्ष्य के अंदर रशीद मसूद की सजा को किस तरह लिया जाएगा, आपको क्या लगता है? मनोज, देखिए सजा के तौर पे तो निश्चित रूप से एक जोल्ट है, निश्चित रूप से जोल्ट है, क्योंकि लालू यादव भी कांग्रेस पार्टी के हितैषी थे, और रशीद मसूद भी इनके हितैषी थे। ठीक है, आज रशीद मसूद पर यह कहने का मौका मिला कि उन्होंने बड़ी अपनी भत पिटाई थी 5 रुपए वाले खाने को बयान को लेकर। दूसरा बात कि वो दल बदलू तो है ही, और तीसरा गांधी टोपी लगाते हैं तो उन पर और ज्यादा आक्षेप होगा। इन सब चीजों से मैं असहमत नहीं हूं, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी भले ताली बजाए, अगर वो 2 टर्म वह भी शासन में रहती तो बिना मूल सुधारों के किए भ्रष्टाचार के आप पर भी उतने ही मुद्दे आते, और RTI के जरिए तो और ज्यादा मुद्दे आने तय थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई रोल मॉडल भारतीय जनता पार्टी दे रही है। ठीक है, कुछ मामलों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से अलग थी, खासकर वंशवाद के मामले में और कुछ मामलों में, लेकिन अब तो राजनीतिक वंशवाद का बीमारी तो भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री अपने बेटों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मनोज जी कह रहे हैं, बात वहीं आ जाएगी। अगर हम कांग्रेस की नैतिकता की बात कर रहे हैं तो रशीद मसूद का नाम आ रहा है, आपकी नैतिकता की हम बात करेंगे तो हम येदियुरप्पा की बात करेंगे, जो मंत्री आपके गुजरात में उनकी बात करेंगे, तो आप कैसे अलग है? आइडियोलॉजिकली भी तो आप कहीं ना कहीं वहीं खड़े हैं जहाँ कांग्रेस खड़ी है। सिद्धार्थ, यहाँ पे बात अलग होने की नहीं है, बात यहाँ पे है कि आज एक बहुत ऐतिहासिक अहम फैसला आया है, जहाँ पे राजनीति का शुद्धिकरण होगा, जहाँ पे जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको राजनीति से मुक्ति मिलेगी। ये एक बहुत अहम कदम है, भाजपा इसका संपूर्ण तरीके से स्वागत करती है। और मैं ये कहती हूँ कि अगर हमारे पार्टी में कितने भी दागी नेता हैं, अगर वो हैं तो लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, और उनको भी इसी प्रकार से सजा मिले। उनके साथ बेयर करेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए भाजपा का कानून में पूर्ण विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट में पूर्ण विश्वास है, और कहीं ना कहीं पे मैं आपको दोबारा से इस प्रोग्राम के जरिए ये याद दिलाना चाहूंगी कि इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ हमारी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति के पास गए थे। तो वी रिस्पेक्ट दिस वेरी हिस्टोरिक जजमेंट, और यहाँ से आज के दिन से राजनीति का जो है शुद्धिकरण शुरू हो रहा है। तो कांग्रेस को नुकसान दिख रहा है आपको इसमें? बहुत बड़े पैमाने पे देखिए जो आपके उधर से कन्विक्ट नहीं हुआ, इसलिए आप इस बात को नहीं, बिल्कुल इसमें ऐसी कोई खुशी की बात नहीं है सिद्धार्थ। इसमें बात सिद्धांत की हो रही है। जो एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, करप्शन में बुरी तरीके से लिप्त है, 10 सालों से उसके ऊपर बड़े से बड़े करप्शन के आरोप भी लगे हैं, सिद्ध भी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या, CAG क्या, कोई ऐसा संस्था नहीं है जहां पे इनके ऊपर आरोप नहीं लगे हैं, और इतने बड़े घोटाले हुए हैं भारत के इतिहास में। इस सरकार के अंदर इतने बड़े घोटाले कभी हुए नहीं, और रशीद मसूद इन्हीं के ही पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा से। एक चीज आलोक जी, जैसा दीपिका जी कह रही है, एक बात तो हो गई ना, जो पहला दागी सांसद जिसकी सदस्यता रद्द हुई, कहने को तो हो गया वो कांग्रेस के ही है।
ये तो चीज आपके साथ अब इतिहास रहेगी। इन्होंने रचा है ना। ये भी शुरुआत आपने कर दी, ये आपके यहाँ से हिम्मत हो गई है। ये हिम्मत भी कांग्रेस में ही है। अगर हिम्मत। कांग्रेस के दागी ये तो सांसद भी ऑर्डिनेंस होते निकाल रहे थे। हैं, ऑर्डिनेंस की बात में हम ये हिम्मत ऑर्डिनेंस को पलटा भी कांग्रेस नहीं आलोक जी, है, आप और कांग्रेस हिम्मत सत्ता की में है बात तो करते ऑर्डिनेंस हैं। भी लाएगी। आप अगर ऑर्डिनेंस में हिम्मत कोई कर कमी रहे हैं। होगी तो हमारे नेता आप उसको तो- बदलेंगे भी। आप तो- आपकी आप तरह तो- दोहरा हम वो आप नहीं तो- रखेंगे। आप तो आरटीआई का ऑर्डिनेंस- मैम प्लीज एक आपने 2 तो मिनट मेरी ऑर्डिनेंस बात निकाला था। हम देखिए, आपने आरोप लगाए, हमने सुने, अब आप जवाब सुनिए मैम। आरटीआई का कानून किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। आरटीआई के तहत ही दुनिया भर के आज घोटाले सामने आए। अगर हमारे किसी दागी सांसद के ऊपर आप ही के लोग आ रहे हैं सर, ये तो चिंता है। कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भाजपा के लोग भी आए हैं। राशिद मसूद जिस समय सांसद थे, मिनिस्टर थे, वो किसी और दूसरे दल में थे। आज दलगत की बात नहीं है। क्या भाजपा के अंदर लोग नहीं है? क्या भाजपा के जो हमारे सहयोगी आज यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं वो ये बयान दे सकते हैं कि जितने दागी सांसद हैं उनको अगली बार हम टिकट नहीं देंगे? जिनके ऊपर आप आज नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दे रहा हूं। आज वो साफ सुथरी छवि वाले बन रहे हैं कि कांग्रेस ही गलत है। क्या भाजपा के लोग, आप क्या भाजपा के लोगों सब ने दूसरों से कर रहे हैं, पर आप नैतिकता पे कहां है? रेड्डी बंधुओं को टिकट नहीं दिया? क्या जितने भी लोग थे जिनके वो ऊपर तो आज येदियुरप्पा के साथ में नहीं लड़के, उन्होंने साबित कर दिया कि नहीं है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के साथ में। इनको छोड़ के चले गए, इन्होंने नहीं छोड़ा, वो तो मजबूर हो हार गए भी थे। गए। चलिए ठीक है। लोकायुक्त की जिस तरह की टिप्पणियां कर्नाटक के अंदर आई, गुजरात के अंदर आई, वो किसी से छुपी हुई है क्या? आप किस मुंह से नैतिकता की बात पर बात करते हैं? दोहरी पैमाने हैं भाजपा के, इसके अलावा कुछ नहीं। आप इतना तो मानेंगे ना कि हमने उनको नहीं, पार्टी से येदियुरप्पा सस्पेंड के- किया। येदियुरप्पा- हम इलेक्शन भी हार गए कर्नाटका में उस वजह से। लेकिन एट द एंड ऑफ आप द डे उस वजह से नहीं हारे। आपकी पूरी सरकार वहां पर भ्रष्टाचार में लिप्त थी। आपको 5 साल तक नहीं दिखाई दिया रेड्डी बंधु क्या कर रहे हैं? आप भ्रष्टाचार में दोनों पार्टियां हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। दिल्ली के एक महिला नेता, कोई ये नहीं आपकी कह जो सकता। केंद्रीय मंत्री हैं, मंडल में ठीक है, उनका एक लॉन्ची से क्या ठीक संबंध था है। आपको? एक बार फिर इस सियासी मुद्दे पे भी मैं आऊंगा। आलोक जी ठीक है, आलोक जी चले गए, जेल चले गए। सुनिए, आप इस सियासी मुद्दे पे एक बार फिर मैं आऊंगा। यहां पर एक बड़ा अहम मुद्दा यह भी है कि 20 साल, 22 साल, 23 साल, 16 साल ऐसा टाइम लग रहा है कन्विक्ट होने में, सजा मिलने में भी। तो ये सजा, ये जो समय है, इतना लंबा समय हो जाता है, इसको कम करने के लिए क्या किया जाए, इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सरकारें बदल जाती हैं, उसके बाद सियासत का चेहरा बदल जाता है, तब तक जब तक निर्णय आता है, और इस केस में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। विवेक जी, क्या ये चिंता का विषय नहीं है कि एक लंबा टाइम लग रहा है कन्विक्शन के लिए भी, सजा मिलने में भी, यानी इंसान से इंसाफ तक या उस अंजाम तक भी पहुंचने का रास्ता बड़ा लंबा है? इसके लिए क्या सोल्यूशन है? चलिए, आवाज हमारे नहीं पहुंच पा रही उन तक, बाद में उनसे हम बात करेंगे। पर इस सवाल का जवाब मनोज जी, आपको लगता है ये भी चिंता का विषय है? नहीं, बहुत बड़ी चिंता की बात है। मैं ये तो कह रहा हूं कि अगर रशीद मसूद जैसे कम से कम अगर 15-20 नेता या 15-20 इस तरीके के करप्शन वाले स्कैंडल में अलग अलग सेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ही अगर पकड़े जाते हैं, इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी में भी, जैसे वो जोशी दंपत्ति थे मध्य प्रदेश में, अगर इस तरीके के भी करीब 1000-2000 मामले अचानक आ जाएंगे तो देश में एंटी करप्शन का एक नया इन्वायरमेंट तैयार होगा। लेकिन इक्का दुक्का मुद्दों से क्या होने वाला है? मैं तो इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जिनका समय खराब होता है वो पकड़े जाते हैं, जो लोग मैनेज कर लेते हैं वो अच्छी बात है। अभी ये आलोक जी कह रहे थे राजीव गांधी वाले बोफोर्स में आरोप, तो आप ये बताइए कि आरोप कई सच भी होते हैं लेकिन साबित नहीं हो पाते हैं, तो आप कहते हैं आरोप झूठे हैं। कई बार आरोप झूठे होते हैं और कई बार लोग उसमें ये हो जाते हैं। ये सबको मालूम है कि बोफोर्स स्कैंडल में किकबैक हुआ था। अब ये अलग बात है कि राजीव गांधी को बचाया गया, जैसे भी बचाया गया। चलिए सर, वो एक अलग बहस का मुद्दा। तो इस तरीके से हमें फुल प्रूफ सिस्टम चाहिए। जी देवेंद्र जी, इस पे एक पैरामीटर्स बनाना चाहिए कि भी जो आदमी पर करेक्शन का चार्ज लगा उसके लिए कि इसको जो ना जुडिशरी जो ना आपके 2 साल में 1 साल में इसको डिसाइड करें। आज 20-22 साल कैसे होगा? ये पैरामीटर्स गवर्नमेंट को बनाने पड़ेंगे। जैसे ऑर्डिनेंस पास करते हैं तो उस ऑर्डिनेंस में जो ना कानून मंत्रालय उसको लाए कि भाई जिसके ऊपर राजनीतिक न्यायिक प्रक्रिया में क्रांतिकारी परिवर्तन सजा मिलनी चाहिए। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। सजा जी, अगर सजा जैसे मसीह जी पे था, बीपी सिंह सरकार में उनके ऊपर मंत्री थे, तो उन्होंने ऐसा किया, उसी शाम पे अगर सजा मिलती इनको विदिन 2 ईयर या 1 ईयर, तो आदमी डरेगा। देखिए न्यायिक शासन में आदमी डरेगा। तो इसमें कानून बननी चाहिए, हमारी न्यायिक प्रणाली क्रांतिकारी परिवर्तन व्यवस्था में ठीक नहीं है। आप ये देखिए, निर्भया वाले कांड में पूरा देश एक मत था, इतना ज्यादा प्रेशर बना तब भी 6 महीना लग गया।
तो आप ये बताइए कि अगर सरकार इतने सारे बचाने के लिए स्कैंडल आएंगे, लालू जी का साथ क्यों दिया कांग्रेस ने? साथ इसलिए दिया तो उनको सही दिया। आज यूपी में मुलायम सिंह जी का इतना बड़ा आतंक चल रहा है, उसमें जो ना बिल्कुल चुप बैठे हुए। आज बताइए आप सपा पे क्या जो कहते हैं कि आय से अधिक संपत्ति नहीं है, लेकिन मुक्त कर दिया गया। अब वो कहते हैं वो जो ना सहयोगी पार्टी है। एक मापदंड जो बनना चाहिए, एक मापदंड बनना चाहिए, और उसके लिए है कि एक साल में एक मापदंड बनाने की आप बात कर, एक मापदंड की बात भी हो रही है। विवेक जी का मैं यहाँ पर वर्जन चाहूंगा। विवेक जी, ये जो यहाँ पर बात हो रही है कि न्यायिक प्रक्रिया के अंदर एक क्रांतिकारी कदम उठाया जाए, चूंकि लंबित हो जाते हैं मामले बहुत ज्यादा, और सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दों में नहीं, तमाम अलग मुद्दों के ऊपर भी, इस पर क्या लगता है आपको? वाकई लगता है ये प्रोसेस कैसे आ पाई? देखिए, अभी कल शिंदे जी ने एक एडवाइजरी जारी करी सारे स्टेट्स के लिए कि बेगुनाह अल्पसंख्यकों को ना फंसाया जाए और टेररिस्ट कोड जितनी भी हैं उन्हें फास्ट ट्रैक बनाया जाए। जी, तो ये जब इस विषय में सोचा जा सकता है तो विद इन पॉलिटिकल सिस्टम जो ऐसे मैटर्स आते हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो और जो बेगुनाह है उसको ना फंसाया जा सके। जी, तो ये पॉसिबल, इसमें जो ना प्रत्येक नागरिक के लिए होना चाहिए, यही क्योंकि इसके लिए होना चाहिए, उसके लिए नहीं होना चाहिए, या उसकी किसी के लिए होना चाहिए, ऐसा दोहरा मापदंड क्यों है? कोई भी बेगुनाह देश का हमारा नागरिक है, किसी भी बेगुनाह को कोई जो ना गलत निर्णय नहीं होना चाहिए, गलत सजा नहीं मिलनी चाहिए और उसके साथ उसे फंसाया नहीं जाए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, सबके लिए एक सा होना चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और लेकिन सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप ही हो सकती हैं। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जजेस चाहिए, और उसके लिए पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट को प्रोविजन करने हैं। आज जो ना 66-67 साल हो गए आपके देश को आजाद हुए, आज भी अगर हमारा देश ये कहता रहेगा बहुत चलिए, ये परेशानी भी जजेस भी कहते हैं कि इतने केसेस हमारे ऊपर होते हैं कि उनको सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आप समझिए ना, एक एक कोर्ट 4-5 केस अगर आप ज्यादा दे दें उसको, एक एक कोर्ट के सामने सिद्धार्थ जी, एक जो ना जुडिशियल जो ना, ठीक है सर, एक कमीशन सिद्धार्थ जी, तो ये जो कहते हैं कुल मिला के एक क्रांतिकारी यहाँ पर काम करना पड़ेगा, जमीनी तौर पर चीजों को बदलना है। तो ये सारे केस जो डिसाइड होने लगे, ठीक है, आज ये सिस्टम का बदलाव है सर, ये सिस्टम का हमें बदलना पड़ेगा जमीनी तौर पर। सिस्टम एक मापदंड उनको होना चाहिए। पर एक बहुत टिप्पणी सिद्धार्थ जी सिस्टम ओवरनाइट नहीं बदला करते। जो ट्रैफिक पुलिस है कि हमारे को एक हफ्ते में इतने चालान जो ना करना जरूरी है, ऐसे ही जजों के लिए भी होना चाहिए कि एक हफ्ते में इतने उनको जो ना कोर्ट के डिसाइड करने चाहिए। अब कोर्ट को डिसाइड के लिए सिद्धार्थ जी, ये बातें जो है, आपको लगता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है जैसा गुप्ता साहब कह रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ ठीक से सुन नहीं पा रहा हूं कि कौन सज्जन बोल रहे हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रोज कोर्ट्स में हर कोर्ट के सामने 70-70, 80-80 मैटर्स लगते हैं और सब में ऑर्डर्स होते हैं। डिस्पोजल रेट भी कहीं और डिपार्टमेंट से कई गुना ज्यादा है इसका अल्टरनेटिव, लेकिन ऐसा नहीं है, ओवरनाइट सिस्टम नहीं बदलते हैं, उन्हें टाइम लगता है, हर चीज रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। इसमें देखिए 70 विवेक जी 70 केस लगते हैं, लेकिन कोई भी उस पर जजमेंट नहीं होते हैं। हम प्रैक्टिस डेली देखते हैं कि आप जो ना बस ठीक है, आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मेरे पास टाइम नहीं है। अगर 70 में ऐसे 7 केस भी डिसाइड हो तो पर डे के हिसाब से तो एक महीने में जो विवेक जी से आपने सवाल का जवाब ले लीजिए 2 मिनट। विवेक जी, ये जो कह रहे हैं गुप्ता साहब, कितना आपको लगता है धरातल पे हो सकता है? दोबारा बताइए मुझे, गुप्ता जी ने क्या सवाल था आपका? यही इसी को लेकर आज एक पैरामीटर्स होना चाहिए। एक अगर जज होना जो विवेक जी वो कहते हैं 70 केस लगते हैं, 70 केस में से 7 केस भी डिसाइड हो, 7 केस भी डिसाइड पर डे हो तो जो ना बहुत सारे केस जल्दी डिसाइड हो, लेकिन 70 केस में से केस एक भी डिसाइड नहीं होता है। केवल जो ना आजा दे जा ले जा तारीख, ये सिर्फ सिस्टम चला ऐसा नहीं है। देखिए, जो देश का कानून है उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। जो प्रोसीजर है अभी कई सारे मुझे बोलने नहीं दीजिए। रोकना चाहूंगा मैं एक मिनट, विवेक जी आपको भी रोकना। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस्तीफे से इनकार कर दिया है, भारत लौट चुके हैं वो। और उनका साफ तौर पर कहना है, जो बवाल यहां पर सवाल विवाद और बवालों के बीच में जब उनका लौटना हुआ है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा से उन्होंने इनकार कर दिया है। ये कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि क्या इस्तीफा देने की बात आएगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठी थी कि अब नैतिकता के आधार पर उन्हें पद छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनका सम्मान अब नहीं रहा कांग्रेस के अंदर, ये बातें भी कही जा रही थी। पर अब अपने
ओर से इस बात को साफ कर दिया है मनमोहन सिंह ने कि वे कतई इस्तीफा अभी देने के मूड में नहीं है, वो इस्तीफा नहीं देंगे। अमेरिका से लौटे हैं और अमेरिका का दौरा भी उनका रहा, वहां पर वो काफी ज्यादा विवादों से इसलिए भी घिरा रहा क्योंकि नवाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात थी, तमाम पहलुओं पर बात हुई, ओबामा से भी वो मिले और अब जब वो लौटे उनके वहां पर होते हुए यहां पर एक सियासी घटनाक्रम हमें देखने को मिला जिस पे कई तरह के सवाल उठे। और अब जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लौटे हैं तो उन्होंने कहा है कि इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। चल तो इस खबर पर अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे। फिर हमारे टॉपिक पर हम लौटते हैं जिस पर हम लगातार बात कर रहे थे। मनोज जी, ये जो कांड आज रशीद मसूद साहब को सजा हुई है, इससे कितने हद तक कांग्रेस अपने आप को अलग रख पाएगी, क्या रख भी पाएगी क्या कि नहीं? उन्होंने तो आलोक जी ने बड़ी साफगोई से कहा कि हम आरटीआई लाने वाले हैं और आरटीआई के दायरे में अगर हमारा भी नेता अगर पकड़ा गया है, हालांकि उन्होंने इनके लिए एक सेफ पॉइंट ये मिल गया कि वो कांड उन्होंने करप्शन का जो है वीपी सिंह के जमाने में किया था। तो देखिए दरअसल भ्रष्टाचार दूर करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और जो क्वांटम ऑफ करप्शन है इस सिस्टम में उसके मुताबिक जो रिवोल्यूशन ऑफ करप्शन है वो बहुत कम है। अच्छा, तो हमें उन सिस्टम पर जाना होगा, जैसे जुडिशियरी रिफॉर्म का भी मुद्दा उठा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि मामला जुडिशियरी तक जा ही ना पाए, पहले ही सॉल्व हो जाए, वो ज्यादा बढ़िया तरीका है। क्योंकि जुडिशियरी के जो सैकड़ों सालों के जो तौर तरीके हैं वो टाइम टेकिंग वाले तौर तरीके हैं। एक चीज और है, जैसे कि आलोक जी मीडिएशन के जरिए, पंचायत के जरिए, लोक अदालतों के जरिए चीजों को निपटाइए। नहीं, पर आलोक जी जिस ओर इशारा कर रहे थे कि भी आरोप लगा है, सिर्फ आरोप लगे भर रहने से हम किसी को कैसे मान ले? ये तो खैर इनका पॉलिटिकल जवाब कैसे फिर ऐसा दिया जाए? देखिए ये पॉलिटिकल जवाब है। अगर सच्चे तौर पे इस देश के करप्शन को लेकर के आप चिंतन मनन करेंगे और देश के पूरे सिस्टम में बदलावों की जब बात करेंगे तो लहर केवल एक जगह से नहीं उठेगी। पॉलिटिकल पार्टी से करप्शन दूर करने का आप एक्सपेक्टेशन मत करिए, क्योंकि जब करप्शन की बात आएगी तो वो अपने राइवल पॉलिटिकल पार्टी को नंगा करना चाहते हैं और खुद वो अपना स्कोर लेना चाहते हैं, जबकि इस सिस्टम में कई सारे ऐसे आउटलेट हैं जो सब इंटरनेट। आपको लगता है और भी नंबर आएंगे किसी का? आ सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही दोनों मंत्रियों का इस्तीफा हुआ। पवन जायसवाल बिल्कुल कॉट हुए, एकदम उनके आदमी जो थे वो बिल्कुल बात कर रहे थे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के अपॉइंटमेंट को लेकर के। वो उनका मामला ठीक है, वो पर्सनल ब्राइबरी का नहीं था जो अश्वनी कुमार जी का, लेकिन इस तरीके के और भी सारे ऐसे आरोप हुए हैं। लेकिन ये मुझे बड़ा वो लगता है, मामला बिल्कुल एक ड्रामेटिक लगता है कि मामला आएगा, जांच होगी, हम इस्तीफा देंगे। अरे सबकी नीयत को आप पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन ईमानदारी से काम कर रहा है और कौन जो है वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ काम कर रहा है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। जी आलोक जी, 2-3 मुद्दे सामने निकल कर आए। गुप्ता साहब ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस की तरह न्यायालय को भी निर्देश दे दिए जाएं कि इतने मैटर डिस्पोज ऑफ कर दिए जाएं। मैं समझता हूं वो बिल्कुल ही गलत चीज होगी, वो संभव नहीं है। न्यायालय के अपने काम करने की प्रक्रिया है, सबूतों के ऊपर और सब चीजों के ऊपर बात है। निर्भया के केस में भी अगर 6 महीने लगे हैं तो कितने तमाम वहां पर गवाह प्रस्तुत हुए और सारी प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अभी मनोज भाई ने कहा कि आरोप की बात, आरोप लगने भर से अगर इस्तीफे होने शुरू हो जाएं, मैं समझता हूं उससे समस्याएं और ज्यादा विकट पैदा हो सकती हैं। इस्तीफा मत दीजिए, आप उन्हें दरकिनार कर दीजिए। एक मिनट में बता देना चाहता हूं, जहां पर राज्यों में मैंने देखा है आप राज्यसभा का सदस्य बना देते हैं। नहीं सर, जहां पर रीजनल पार्टीज की सरकार है, खास तौर पर वहां पर क्या रहता है कि दूसरे जो प्रतिद्वंदी दल हैं उनके लोगों के खिलाफ 302, 307 कितने ही पर्चे भरे जाते हैं। क्या पर्चे भर जाने से 302 और 307 जैसे जो कार्रवाइयां हैं उनके बेसिस पे भी अगर इस तरह के आप ये देखिए कि रीजनल पार्टीज में जिस तरह से भेदभाव होता है कि दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं इनको लपेट दीजिए, तो क्या इस चीज को बढ़ावा नहीं मिलेगा? क्या निर्दोष लोग उस कटघरे में नहीं आ जाएंगे? तो मैं समझता हूं कि ये जल्दबाजी भरा कदम होगा और आरोप या प्रत्यारोप की जहां तक बात है, राजनीति में इसका नुकसान आपको नहीं उठाना पड़ेगा चुनाव में? ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझता कि चुनाव में नुकसान और जनता फायदे में संदेश तो यही जा रहा है कि कांग्रेस वाले लोग करप्शन कर रहे हैं। देखिए जनता समझदार है, हिंदुस्तान की जनता चिंतन और मनन के साथ चलती है। अगर आरोप और उनके ही साथ ऐसा होता तो शायद भाजपा ही या दूसरे दल ही राज्य कर रहे होते, हिंदुस्तान के ऊपर कांग्रेस नहीं कर रही होती। कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक राज किया है, हमने सही कदम उठाए हैं, अपने सही निर्णय लिए हैं वक्त रहते हुए, इसीलिए जनता का विश्वास हमारे अंदर। ये पार्टी के आला कमान पर निर्भर करता है कि वो अपने किन दागी को बचाना चाहती है और किन दागी को निपटाना चाहती है।
अशोक चौहान के बारे में सोनिया गांधी ने ये तय कर लिया था मुझे इन्हें हटाना है, तो उनके पास आदर्श सोसाइटी घोटाले का मुद्दा आ गया। लेकिन जब वाड्रा का मुद्दा आएगा तो केंद्र सरकार से लेकर के हरियाणा सरकार जो है कवायद करेगी कि नहीं, इन्हें हर हाल में बचाना है। तो आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करिए और उन चीजों को ऑब्जर्व करिए, तब पता चलेगा कि हमारा सिस्टम फुल प्रूफ इतना मुश्किल तो है नहीं मनोज जी पता लगाना किसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो भी किसी नेता के लिए। मैं ये कहूंगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें हम। आज दिल्ली मेट्रो में न कोई टीटी की जरूरत पड़ती है, ना कोई विदाउट टिकट होता है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जब हम आईटी का ज्यादा एप्लीकेशन करेंगे, टेक्नोलॉजी का ज्यादा उपयोग करेंगे, जुडिशियरी को जो है ज्यादा साइंटिफिक बनाएंगे, ज्यादा रिसोर्सफुल बनाएंगे। पहले विल पावर तो आए इस देश में करप्शन दूर करने को लेकर के सारे पार्टियों में जो सचमुच में देश के प्रति समर्पित है। लालू यादव जी को अभी तो ऐसी टेक्नोलॉजी आती ही नहीं दिख रही है मनोज जी, हो सकता है बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, नहीं पर आएगी तो यूज किया जाएगा। एक चीज जानिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जब से आगमन हुआ, आप जो वीन विट्ठल ने जैसे उनके नाम देने शुरू किए, उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। आज आईटी की वजह से बहुत सारा करप्शन नहीं हो रहा है, ठीक कह रहे हैं। हमें इस चीज को देखना पड़ेगा। आज लैंड कंप्यूटराइजेशन जहां जहां हुआ है, वहां लैंड से रिलेटेड केसेस भी खत्म हो गए और उससे रिलेटेड विवाद भी खत्म हुए और करप्शन भी दूर हुए। इसकी मॉडलिटी तय करनी पड़ेगी, इस पर काम करने वाले लोगों की पूछ कहां है। मैं बताऊंगा कि करप्शन दूर करने के लिए कितने बड़े फॉर्मूलाज हैं और उस फॉर्मूला पे काम करना होगा। इवन जो लोकपाल की बात करते हैं, आरटीआई की बात करते हैं, ये तो उस पर डिपेंड करता है जो केसेस ले जाता है। लेकिन जब हमारा सिस्टम चाक चौबंद होगा तो ऑटोमेटिक करेक्ट कर लेगा, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और उस हिसाब से सब पकड़े जाएंगे। उसमें विल पावर तो दिखे देश का जी। और नैतिकता की बात होनी चाहिए। नैतिकता की राजनीति होती कहाँ है? हर राजनीतिक दल नेता की राजनीतिक ताकत को देखता है, उसकी नैतिकता को नहीं देखता है। देखता है कि इनके पास इतना बड़ा वोट बैंक है, ये इतने ज्यादा जो है वो वाला भाषण देते हैं, इनके साथ ये फॉलोइंग्स है, तो आप उन्हें ले लेते हैं, उन्हें टिकट दे देते हैं। और एक से एक ज्ञानी आने वाले विधानसभा चुनाव पर सब देखते हैं, एक ज्ञानी विजन वाले और समर्पित और देशभक्त लोग बैठे पड़े हैं, तो राजनीतिक दलों को वो नहीं दिखाई पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि इनके पास ताकत नहीं है। मनोज जी, तो जब आप ये मुद्दों को उठाएंगे तो कई सारी बातें उठेंगी। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव पे अगर ऐसा और एक दो केसेस आते हैं तो ये इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि दो पक्ष इसके अंदर सामने आ रहे हैं। एक पे अगर कांग्रेस ये कहती है कि चलिए अगर ये लोग पकड़े जा रहे हैं तो राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ा, उसका नतीजा है, और एक और ये बात भी सामने आ रही है कि भाई आप ही की पार्टी की और आप ही के लोगों की पोल खुल रही है। तो दोनों चीजें, तो कैसे देखें? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी इस मामले में एक्सपोज हुई है। अरे एक खत से तो है नहीं। सीएजी ने देखिए इस देश में करप्शन दूर करने में पिछले 65 सालों में जिसने सबसे शानदार भूमिका निभाई, देश को नमन करना चाहिए, वो व्यक्ति सीएजी विनोद राय था, जिसके जरिए जो है देश के तमाम सिस्टम की एक तरह से ओवरऑलिंग हुई। आप कहते हैं कि लेट होने के बाद सीएजी को आप पेनलाइजिंग राइट दीजिए, अगर दे देंगे तो देश के बड़े मेजर करप्शन का तुरंत और त्वरित समाधान हो जाएगा। बाकी करप्शन में जो राहुल गांधी ने जो ये किया, मुझे लगता है एक तरह से दिखावा ज्यादा था। अगर सचमुच अगर आप गंभीर हैं तो इन चीजों पर पहल करेंगे। आडवाणी जी ने भाजपा की कुशवाहा को जब एंट्री दी गई तो उस पर जो उन्होंने वो लगाया था वो एक आइडियोलॉजिकल राजनीति का उदाहरण था, जबकि भारतीय जनता पार्टी प्रेगमेटिक राजनीति के जरिए जो है उसे एंट्री दी। तो इस देश में राजनीतिक सुदृढ़ीकरण को लेकर बहुत सारे काम करने की जरूरत है। सूचना का अधिकार या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करें, मैं समझता हूं पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से अभूतपूर्व काम हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जहां तक बात है कि कांग्रेस के लोग इसमें लिप्त पाए गए या कांग्रेस के लोग इसके अंदर हुए, देखिए सत्ताधारी दल जो होता है उसके व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी तरह से उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव रहता है। जो सत्ता के अंदर नहीं बैठा हुआ है वो उसके ऊपर प्रभाव कम आएगा उस चीज का, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्या एनडीए का शासनकाल हम भूल गए? किस तरह से जॉर्ज फर्नांडिस साहब को बिना किसी जांच के दोबारा से मंत्री बना दिया गया था? क्या हम बताएंगे? क्या हम उस चीज को भूल गए? जनता समझदार है कहना तो ठीक है सर, पर अपनी ओर से तो आप कोई मैसेज देंगे ना। जनता जब देखेगी, कल की हेडलाइन पढ़ेंगे अखबार की तो यही आएगा, कांग्रेस नेता रशीद मसूद को 4 साल की सजा। हमारे लीडर माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि अगर सरकार कहीं पर कोई गलत निर्णय ले पाती है या कहीं पर कोई दिशा गलत नजर आती है, जनभावना की गलत नजर आती है, तो उसके खिलाफ भी हमारी पार्टी जो है वो अपना स्टैंड लेती है। दीपिका जी संक्षेप में जल्दी अपनी बात रखती है, वक्त नहीं है मेरे पास। देखिए ये जो यूपीए सरकार है इतिहास में जाएगी अपने बहुत बड़े बड़े घोटालों की वजह से, और साथ में कि इनके कितने एमपीज और इनके कितने एमएलए जब आप इस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के अंदर। दीपिका जी माफ कीजिएगा, रोकूंगा। प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं, जरा सुन लें क्या कह रहे हैं वो। Same territory over and over again. I will be very happy to answer any questions that you may have.
you shared exceptional personal rapport with the American president. So my question is that what is the specific outcome of your discussion with the president, especially in the area of defense cooperation? Well, in the area of defense cooperation, we are trying to move away from the buyer-seller relationship to a relationship based on co-production, based on co-research, and the outcome of the deliberations on defense cooperation is in line with our own thinking. We would like our own domestic industry to get involved in domestic production. We would also like foreign direct investment to the extent of 26% to come into defense production. So I think this is a step forward. And for the rest, we reviewed our cooperation in the area of civil nuclear cooperation. There is now a early works agreement between Westinghouse and also our NPCIL. At the intergovernmental level, there are no irritants in the implementation. There have been important step forwards in cooperation in the field of knowledge initiative, in the field of education, field of energies, in the field of environment related issues. So in all these areas, it is an ongoing relationship, and we reviewed and we recommitted our two countries to work together to enhance understanding and cooperation. Mihir Sharma, Business Standard. Mihir Sharma, Business Standard. Sir, Indo-US economic relationships have deteriorated somewhat with US business actually lobbying the US government against to investigate Indian trade practices. Did you get any sense of the scale or reason for this disappointment in the US? And how will the Indian government be taking any steps to reassure US investors and business on your return? Well, there have been US business concerns, but very largely these are concerns which arise out of the slowdown of the Indian economy. When Indian economy was growing at the rate of 8 to 9%, I think everybody was quite happy. Even when there were defects in our policy, they were overlooked. And when the economy slows down, people try to find fault excuses. The President did not go in detail with me. He did understand our concerns, but he also said that it is time that the CEOs forums on both sides sat together to discuss these issues and to find out the meeting ground. Sir, Ajay from PTI. Sir, you met Mr. Nawaz Sharif, and you said you had useful discussions with him. So, I will recall that after the incident on LOC, beheading incident, you had said it can't be business as usual. So has that status changed, or it's still? Well, it has set a stage in the sense that we are moving forward towards normalization of our relations. And the first step have to be peace and tranquility on the line of control. And for that we have agreed that the DGMOs of the two sides will meet and work out arrangements. It will take time to find out what can be done and what is agreed upon, is it implemented upon. But these are all steps towards normalization of the relationship. Prime Minister, this has been a week with many scheduled
scheduled appointments, but also some unscheduled remarks, if you like. I'd like to ask you very specifically the Congress Vice President Rahul Gandhi's comments on the ordinance came just a few hours before you met with President Obama. There were Prime Minister Nawaz Sharif's reported comments just a day ahead of your conversation with him. I just want to ask you how you thought these unscheduled remarks impacted your meeting. I've learned to take all these things in my strides, but Prime Minister Nawaz Sharif has denied any such remarks. Prime Minister Raj Jacob from the Tribune. While you were in the US, your party Vice President Rahul Gandhi crashed the ordinance your cabinet had just approved that gave immunity to serving lawmakers from conviction. Are you considering withdrawing the ordinance? Are you considering withdrawing the ordinance? Sorry. Can you hear me, sir? Are you considering withdrawing the ordinance? Or given the offensive manner in which it was asked that many felt undermined your authority, are you considering tendering in your resignation? Well, I think I have seen Mr. Rahul Gandhi's statement. He has spoken, he has written to me on this subject also. And let me say that when issues are raised in a democracy, in a democratic polity, when the right course is to start with in trying to understand what is it agitating the mind of the concerned people. And when I go back, I will discuss these matters with Mr. Rahul Gandhi. He has asked for a meeting with me, and I will also take my cabinet colleagues also into confidence. We will see which way the wind blows. You are not planning to resign on this matter? Well, there is no question of resigning. I said I will put all these issues before my cabinet colleague. These are matters which were discussed before the highest body, the core group of the Congress party, the cabinet. The cabinet discussed these matters twice, not once. So, but it is always possible to change one's mind, and I'll consult my colleagues on all these issues. Sir, the fact remains that as you just mentioned, can you hear me? So as you just mentioned, both the core group and the cabinet have cleared this contentious decision on the ordinance. My question is a bit philosophical about governance. Do you believe that one individual, no matter how senior he may be in the party, should have the space to actually undermine or question decisions that have been taken by party bodies, the cabinet and the core group? Do you feel that your authority, as someone who chaired that cabinet meeting, was undermined with Rahul Gandhi's sudden intervention which came belatedly? No, I don't feel that way. I honestly feel that if there is an important point of view, any member of the Congress party, any member of my cabinet is free to raise issues and require reconsideration of issues. And I think that's what a democracy is about. I don't think we are an authoritarian structure in which one person lays down all the line all the way. And therefore, my humble feeling is that when a point of view has been expressed, we must sit together, understand what is agitating the mind of the person who has raised these issues, and that's what we will do. प्रकाश दुबे, दैनिक भास्कर से। पाकिस्तान से हमारे रिश्ते हमेशा चुनावी मुद्दा बनते रहे हैं, हर चुनाव में, विधानसभा हो या लोकसभा। आपने एक हिम्मत तो दिखाई, लेकिन क्या लगता है कि आने वाले वक्त में ऐसा कुछ हो सकेगा जिसका देश और पार्टी दोनों पर कोई असर पड़ेगा? Well, we have whatever time is left to us. Our intention will be
to see that the country's economy is better managed, growth rate improves, inflation is brought under control, and that the country's external borders are safe and secure. These are our immediate concerns, and they should be the concerns of any government. Plus, also I think we have now in place several people-oriented programs. We have to ensure that they are properly implemented. The National Food Security Act has been enacted, and it will be our effort to see that its benefits should reach the people as early as possible. Sir, Neha Agarwal from Purvanchal, Delhi. Sir, Arunachal Pradesh has been given permission to build as many as 350 dams. The people downstream are very worried about the eventualities of this high number of dams. Can this number be reviewed and reduced? No, I have not understood. Dams where? Arunachal Pradesh. Yes. Well, if you are referring to dams in Tibet, then we raise that matter with the Chinese government. Every time I have been to China in the last 3 or 4 occasions, we have raised this matter with the Chinese government, and as of now, our understanding is that these are run of the river systems. They do not involve storage, and as such they do not interfere with the flow of water. But we will, as we have in the past, keep on drawing the attention of the Chinese government to have better cooperative arrangement to manage the rivers which are of interstate concern. This is Vaidyanathan of Dinamani from Chennai. Here, sir. The Sri Lankan sources in the UN told me that the President Rajapaksa was keen to meet you on the sidelines of the UN, and with the Tamil coalition having a stupendous victory in the northern Sri Lanka, should we not have used that opportunity to ensure that more devolution of powers are ensured for the northern province? Well, as far as the devolution of more powers for the northern province is concerned, our views are well known. On umpteen number of occasions, we have discussed with the Sri Lankan government and the Sri Lankan president the need to implement 13th Amendment, and therefore our position is fully well known to the government of Sri Lanka. As regards the meeting with President Rajapaksa, I would have no hesitation in meeting with him. He asked for a meeting on dates which were not convenient to me, because I came to New York only on the 27th, and he asked for the meeting between 24th and 27th. So the meeting could not be arranged. There is no other reason. Sir, Joby Thomas from Malayalam Manorama. Just wanted to know, do you think the emergence of Narendra Modi in the national scene is a threat to the secular polity of our country? Well, I sincerely hope that all secular forces would combine to face the onslaught of people like Mr. Narendra Modi. I have every reason to believe that that will happen. You wait for some time before the people realize what they are up against. Sir, this is Krishnan Anandwala Patrika. Sir, I will ask you on Bangladesh. I can't hear. Your meeting with Sheikh Hasina, I just want to know, sir, that there is a discontent in Bangladesh that we are not, we have not achieved to implement Pakistan and land border. So in that context, your meeting with Sheikh Hasina, if you can enlighten us what you say. Well, our relations with the Prime Minister of Bangladesh are very good.
I am myself disappointed that it has taken us much too long to ratify that agreement, and I have assured her that we still have time. The next session of Parliament, we will make every effort to convince our opposition parties who have been a problem up till now to fall in line. From you and I, do you think your 20 years performance is good enough for UPSC coming to power? Well, it's too early for me to make an assessment. It's for the people to make an assessment, but I have every reason to believe we may have done something wrong, but we have done many good things, and the people of India, generous and tolerant that they are, they will take into account the good work, the solid achievements of the UPA into account before they cast their votes. वज़ीर आज़म साहब, अब आप हिंदुस्तान तो वापस जा रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि आपकी काबीना का इजलास भी होगा, उसमें तेलंगाना का मसला उठाया जाएगा या डिस्कस होने वाला है, तो उस पर आप कुछ अपनी राय? Well, the Telangana issue is receiving the attention of the government in right earnest. As soon as I go back, I will find out from the Home Minister what stage he has been able to reach up to. But this is very much on our mind. Last question. So, Pranab from Indian Express. Would you have preferred that the whole issue which Mr. Rahul Gandhi raised? प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने से इनकार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश वापस लौट आए हैं और आते ही उन्होंने सीधे तौर पर, साफ तौर पर यह कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता।